दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में एक और वन शॉट में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं आज आपको कंप्लीट करूंगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज एनटीपीसी में कितना वेटेज रखता है ये बताऊंगा, उसके बाद को क्लास शुरू करूंगा। तो आप में से जितने भी लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एक वन शॉट रिवीजन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की इस क्लास को जरूर देख लेना। और मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि इनके बाहर से, जैसा मैंने अलजेब्रा में कहा था, इनके बाहर से ना ही कोई क्वेश्चन जाएगा और ना ही कोई कॉन्सेप्ट जाएगा। मैं आपको समराइज चीज बताता हूँ, सारांश देता हूँ, जिससे आपको चीजें बड़ी स्पष्ट रहेंगी। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्या कह, देखो, एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम जब 2021-22 में हुआ था, तो उसमें सीबीटी 1 में 63 क्वेश्चन पूछे गए थे चक्रवृद्धि ब्याज के। और सीबीटी 2 की बात कर लेते हैं, तो सीबीटी 2 में लगभग मान के चलिएगा 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर मैं टोटल एक अंदाजा ले लेता हूं, तो लगभग ये अगर मान के चलो तो लगभग 95 क्वेश्चन, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो सकता है, 95 क्वेश्चन केवल सीआई से आए थे। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन बड़े नॉर्मल थे, अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो वो सब कुछ आप इस क्लास में देखने वाले हो, बहुत गजब के तरीकों के साथ आप चीजों को जानोगे, समझोगे, और फिर ये लगेगा कि यार ये सर से मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। ये मैं आपको वादा कर देता हूं। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये लेवल 6 2022 का क्वेश्चन है। अब आप ये समझ गए होंगे कि सीबीटी 2 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित राशि 2 वर्ष के बाद वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 56,180 और 3 वर्षों के बाद 59,550 रुपए 80 पैसे हो जाती है। तो कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए। अब आप एक चीज को समझिएगा, 2 वर्षों के बाद का मिश्र धन ये दे रखा है और 3 वर्षों के बाद का मिश्र धन यहां पर दिया हुआ है किसी मूलधन पर, और उसी मूलधन को हमें निकालना है। ठीक है, उसी मूलधन को हमको निकालना है। अब इसमें कई बार बच्चों का सवाल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दी नहीं, तो जरूरत नहीं है। आप मेरी बात समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहीं से आएगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मूलधन है पी, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये मूलधन पी जो है, इसमें 2 साल का समय लगा, तो इस मूलधन पर कुछ चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज मिलने के बाद ये राशि हो गई 56,180 रुपए की 2 वर्षों के बाद। अब इसी राशि पर, इसी मूलधन पर अगर हम 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर लेते हैं कि अगर हमें 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो ये जो इसका मिश्रधन है वो 59,550 रुपए 80 पैसे हो गया 3 वर्षों के बाद। 2 वर्षों के बाद मिश्रधन था 56,180 और 3 वर्षों के बाद जो मिश्रधन है वो है 59,550 रुपए 80 पैसे। अब आपको ये समझना है कि भाई साहब मूलधन क्या होगा। तो मूलधन निकालने के लिए आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैं यहां से यहां तक जाने की कोशिश करता हूं, तो यहां से यहां तक जाने में 1 ही वर्ष का समय होगा, क्योंकि मूलधन से इस वाले मिश्रधन तक आने में 3 वर्ष का समय लगा और मूलधन से इस वाले मिश्रधन तक आने में 2 वर्ष का समय लगा। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में अगर मैं बात करूंगा तो 1 साल में कोई राशि 56,180 से 59,550 रुपए 80 पैसे तक चली जाती है। अगर हम इसका रेशियो ले लें तो अपना काम बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर यहां पर आपने लिखा 56,180 और यहां पर आपके पास ये आएगा, तो इसका दशमलव हटा के 2 जीरो हम और बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब यहां पर हमारे पास क्या रहेगा 59,550, और चूंकि दशमलव हट गया था तो 80 सीधे आएगा, और एक जीरो से एक जीरो को हम काट लेते हैं। देखना रेशियो किस हिसाब से लेना है। इसमें अगर गलती हो गई तो समझ लीजिएगा सवाल गया। ठीक, समझना बहुत ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो जाएगा, 0 4 चौको 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौको 16, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा। यानी 1,40,450 से कितना हो गया 1,48,870 तक ये बात पहुंच गई। ठीक है, अब इसको हमें एक ऐसी संख्या पकड़नी है जिससे ये दोनों कटें।
तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि रेशियो, अब यहीं पर कैलकुलेशन का काम होता है। ये कोई सवाल कोई मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज पूछी गई थी आपसे, यहीं पर चीजों को समझना पड़ता है, यहीं पर चीजों को जानना पड़ता है। अब जैसे अगर मैं देखूं 5 4 9 4 13 और 1 14, ये 2 से तो कटेगा। इसको देखिए कि कौन सी संख्या से कटेगा, तो 7 7 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 4 34 और 1 35। अगर ऐसे देखेंगे तो 35 किसी से कटने वाली संख्या नहीं है, मतलब 9 और 3 का मल्टीपल रूल इसमें नहीं लगेगा। तो हमको ये देखना, क्या 7 से कट जाएंगी ये संख्याएं? उम्मीद करता हूं कि संख्याएं 7 से कट जाए, क्योंकि ये रेशियो निकालना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और ये रेशियो अगर आ जाएगा तो मान के चलिए आपका सवाल भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं कि आप इस रेशियो को निकालने के लिए कितना टाइम लोगे, तो ये आप मुझे वीडियो को रोक के बताना। मैं तो आपको डायरेक्ट बता देता हूं। अगर मैं इसको और इसको देखूंगा, ये डायरेक्ट मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे ये डाटा याद है। मैं थोड़ा इसलिए रुका ताकि आपको ये समझ पाओ। ये 50 और ये 53 बार कटेगा, मतलब रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 50 से 53 का। बहुत ध्यान से समझना है, आपको संख्या ढूंढनी है जिससे ये 50 बार कट जाए और ये 53 बार कट जाए। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, अगर ये देखना है कि ये 50 बार कट जाए, ये 53 बार कट जाए, तो संख्या अगर हमें चाहिए, जानते हो क्या होगी? संख्या होगी 5 नहीं 15, सॉरी 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45। 2809 से ये कटेगा 50 बार और ये कटेगा 53 बार, इससे 2809 से। ये डाटा याद कर लेना, क्योंकि ऐसा डाटा मतलब हर एक सवाल में नहीं आएगा, कुछ में आएगा, तो ये याद करो। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि एक साल में मूलधन और मिश्र धन के बीच का रेशियो 50 से 53 का है एक साल। तो भैया 2 साल की अगर बात करें, क्योंकि यहां पर हम देख रहे थे मूलधन से मिश्र धन बना है, तो 2 साल का समय लगा। 2 साल के समय के लिए हम क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे, तो 50 का स्क्वायर तो हो जाएगा अपने पास 2500, और 53 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2809। 2809 ये 2 साल के लिए हो जाएगा। 2809 से 5618 2 बार में कटता हुआ दिखाई देगा। मतलब 2809 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 20 बार में डिवाइड होगा, यानी 1 यूनिट का मान 20, 1 यूनिट का मान 20। तो मूलधन अगर निकालना है तो 2500 यूनिट का मान क्या होगा, 2500 गुणे 20। अब 2500 गुणे 20 एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बोले सर क्या है, वो तो 50,000। ये आपको बात समझनी थी। अच्छा, यहां पर जब हमारे पास मूलधन का रेशियो आया था 50, तो हम ये भी तो कह सकते थे कि 50 से कटने वाली संख्या आंसर होती, लेकिन 50 से कटने वाले तो सारे ऑप्शन थे फिर, तो ये कहना उचित नहीं होता। मतलब जिस सवाल में जितनी मिनिमम कैलकुलेशन होगी, वो मिनिमम कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसको याद रखना। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट पर आइए। देखिए, 3 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से देय ब्याज और उसी अवधि के लिए 20% साधारण ब्याज के बीच का अंतर 448 रुपए है, तो निवेश की गई राशि का मूल्य क्या होगा? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, निवेश की गई राशि का मूल्य पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या है। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, जान लो, पहचान लो, मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूं, देखो 20% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज है और 20% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है। इन दोनों का अंतर ये दिया है 448 रुपए। अब पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप कोई राशि मान लीजिए कि हमने मान लिया भाई 20% का मतलब 1/5 क्यूब करेंगे तो 1/25 हो जाएगी, है ना। अगर मैं ये मान लेता हूं कि वो मूलधन 125 है, मैंने ये मान लिया, तो 125 से कटने वाली संख्या फिर आपका उत्तर बननी चाहिए। मैं तरीका बता रहा हूं, पहला ध्यान से सुनना। मान लीजिए 125 मैंने अपना मूलधन मान लिया, ठीक। अब इस पर अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो इस पर 20% यानी इसका 1/5 भाग ब्याज मिल रहा है। 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 क्या होगा, 25। तो 25 के हिसाब से साधारण ब्याज अगर मिलेगा 3 वर्षों के लिए, तो हमारे पास 75 का साधारण ब्याज होगा। आप बोलोगे यस सर। और अगर यहां पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज मिलेगा तो पहले साल तो इसमें मिलेगा हमारे पास 25, दूसरे साल 25 मिलेगा, फिर 25 का 1/5 और मिलेगा यानी 5 मिलेगा, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 30। तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 30 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसका 1/5 और मिलेगा यानी कि 6 और मिलेगा, तो ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 36।
करेक्ट, मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 25 और 30 55, 55 और 30 85, 85 और 6 91, यानी 91 का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिला। साधारण ब्याज कितना था, 75। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 91। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच का अंतर अगर लेंगे तो 16 आएगा। इस 16 का मान किसके बराबर है, 448 के बराबर। एक यूनिट का मान क्या होगा, तो बोलोगे 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, एक यूनिट का मान 28 हो जाएगा। तो 125 यूनिट का मान क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर 125 गुणे 28, ये होगा 125 गुणे 28। जो भी आंसर देगा वही आपका उत्तर होगा। अब गुणा करना आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो ये और भी अच्छी बात है। भाई 7 से कटने वाली संख्या तो होगी ना, 7 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, और ऐसा हमारे पास एक ऑप्शन है। 28 पंचे 140, जीरो 14 हासिल, 28 दूनी 56, 14 70 के जीरो हासिल, लगेगा आपके पास 7, 28 एकम 28 और 7 35, 3500 आपका उत्तर हो गया। तो एक ये तरीका है जिसे बोलते हैं ट्री मेथड, इस सवाल को करने का। अब इसी सवाल को करने का मैं आपको एक और तरीका बताना चाहूंगा, क्या कि भाई अगर मैं 3 वर्षों की बात करता हूं तो 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का, ध्यान से सुनिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो होता है वो होता है 3 3 1। कितना होता है, 3 3 और 1 का। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये जो पूरे रेशियो होते हैं ये सीआई होता है, ठीक। इसका जो ये पहला हिस्सा होता है, पहला हिस्सा ये साधारण ब्याज होता है, और ये जो बचे हुए दोनों हिस्से होते हैं ना, ये सीआई और एसआई के अंतर होते हैं। इसके अंतर होते हैं, सीआई और एसआई के अंतर होते हैं। आप इसको ऐसे मान लीजिए, किसका अंतर बनेगा, सीआई और एसआई। अब आप अपने हिसाब से कोई भी मूलधन मान लो कि आपने ये कह दिया कि भाई साहब मेरा मूलधन जो है वो 1000 रुपए है, या हम और कुछ मान लेते हैं, 10,000 मान लेते हैं, जो मन हो वो मान लो। अगर मैं 125 ही मान लेता हूं, 125 का 1/5 यानी कि 25 यहाँ आएगा, फिर 25 का 1/5 यानी 5 यहाँ आएगा, फिर 5 का 1/5 यानी 1 यहाँ आएगा। तो देखो साधारण ब्याज कितना पड़ेगा, 25 गुणे 3, जब इसका और इसका गुणा करोगे तो साधारण ब्याज हमारे पास आ जाएगा 25 गुणे 3 75, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आएगा, 5 3 15 और 1 एकम 1, यानी कि 15 और 1 16 आ जाएगा। तो ये अंतर हमारे पास 16 है, और इसी का मान हमारे पास दिया था 448 के बराबर। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 16 का मान 448, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, और फिर 125 यूनिट का मान कितना होगा। मेरी बात क्लियर हो गई स्पष्टता के साथ? चाहे आप ये ट्री लगा लेना मेथड, और चाहे आप इसको ये लगा लेना। अब ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई है इतना समय देकर, ये आप कितनी जल्दी करोगे ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ रखा है, ये कितनी जल्दी हो। नेक्स्ट, 9800 रुपए की एक राशि पर धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, सिर्फ 1 वर्ष के लिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। वर्ष के अंत में देय ब्याज कितना है। तो जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है, हाफ ईयरली की जाती है, तो ये बात अब तो मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जब ब्याज की गणना हाफ ईयरली की जाती है तो टाइम में 2 का गुणा हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 से भाग हो जाता है, ठीक। इसके बाद हम चीजें निकालते हैं। तो टाइम में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो जो चीज 1 वर्ष के लिए थी, 1 वर्ष के लिए थी, वो 2 हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो जो 10% थी वो 5% होगी, यानी फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और समय 2 वर्ष का। अब इसमें आप कोई भी तरीका से लगा सकते हो, चाहे आप अपना रेशियो लगा लो और चाहे आप ऐसे ही कर लो। जैसे इसके अंत में दे ब्याज, तो 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए ना। 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो 10.25% होता है। कितना होता है, 10.25%, यानी आपको 9800 का 10.25% निकालना। कैसे निकालोगे, सुनना ध्यान से, लिखना नहीं है, ये भी चीज लिखनी नहीं थी। अब आपको जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, 9800 गुणे 10.25 और परसेंट था तो बटे में 100 लिखेंगे, और फिर उनका गुणा भाग अपना चालू हो जाएगा। चालू करने के बाद फिर मामला उनका धीरे धीरे आगे बढ़ेगा।
लेकिन आपको ये नहीं करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको ये तो पता चल गया ना 10.25% निकालना है। 10% तो निकालना ही पड़ेगा, तो 9800 का 10% कितना होगा 980। ये 980 सीधा हो गया। और फिर उसके बाद 0.5% का मतलब 1/4 और निकालना है। अगर मैं इसका 1/4 करूंगा तो अपने पास कितना आएगा? अगर मैं इसके 1/4 को निकालने का प्रयास करता हूं तो कितना होगा? 10.25% चाहिए था, 1% इसका 98 होगा, तो 1/4 कितना होगा? 1% अगर 98, तो 98 को 4 से भाग देना पड़ेगा। 98 का आधा 49, 49 का आधा 24.5, यहाँ पर 24.5 रुपए और आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आप इसको जोड़ोगे तो वही आपका टोटल ब्याज हो जाएगा, जो कि 1004.50 के आसपास आपको दिखाई देगा। काम खत्म हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? ये आपका जोड़ना है। इसको जोड़कर आप अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे और खुश हो लो कि हाँ सर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर अगले पर। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि वार्षिक आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 और 4 वर्ष में 675 हो गई। वार्षिक ब्याज की दर कितनी? तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जब समय का अंतर सिर्फ 1 वर्ष का हुआ करे ना, तो छोटे वाले को आप मूलधन मान लिया करो और बड़े वाले को मिश्र धन। हमेशा के लिए काम करेगा। 625 और 675 को अगर मैं रेशियो में लिख लेता हूं, तो रेशियो में 25 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, इसको काटेंगे 25 से तो 26 बार कटेगा। 26 बार कटेगा ना, 25 एकम 25 से 27 बार कटेगा। यानी 25 से 27 होने का मतलब 2 इंटरेस्ट मिला 25 पर, और भाई 2/25 का मतलब क्या होगा? 8% ब्याज की दर होगी। यही आपसे पूछा गया था, यही आपको बताना था। बिल्कुल साधारण सा सवाल था, इसमें कोई दम नहीं थी। मैंने क्या बोला, बस इस चीज को याद रखना। कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे प्रश्नों में जब समय का अंतर कभी भी आपको 1 वर्ष का दिखाई दे, तो उसमें छोटा वाला जो संख्या लिखी हो ना, उसको मूलधन ले लिया करो और बड़ी वाली संख्या को मिश्र धन ले लिया करो। ठीक है, आगे आते हैं। राहुल ने 2 साल के लिए 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि का निवेश किया। अच्छा, यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ तो उसने प्रारंभ में कितना निवेश किया था? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर 60% की दर से, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, 2 वर्ष के अंत की अगर मैं ब्याज निकालता हूं तो 60, 120 और 36 और यानी 156% ब्याज मिलेगा। 156% ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कैसे निकाला? AB रूल से पता चल गया ना। 60 + 60 + 60 × 60/100, इससे हमने 2 वर्ष का इसका प्रभावी ब्याज कितना मिलेगा, प्रभावी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी वो निकाल ली। तो 60, 60, 120 और 36 का मतलब 156% हो जाएगी, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये 11,700 के बराबर है। अभी कह रहा था निवेश कितना किया था, तो निवेश करने वाली राशि खुद की क्या होगी? 100% होगी। इसका मान निकालना है। अब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। जैसे आप 100 में 3/2 का जब गुणा करते हो तो 150 पर आते हो। 150 में इसको पलट के इधर लिख दें। 150 में जब हम 2/3 का गुणा करेंगे तो हम 100 पर आएंगे। आप बोलोगे हाँ। तो मैं अगर ये मान के चलूं कि ये 150 लिखा है, इसका 2/3 कर लेते हैं, तो हम 100 पे आएंगे, लगभग उसके करीब। तो 11,700 का भी तो 2/3 करना पड़ेगा। 11,700 का 2/3, 3 से कटेगा 3900 बार, 39 दूनी 7800 के आसपास का, 7800 से थोड़ा सा कम आंसर होगा। 7800 के करीब सबसे कौन सा है? यही वैल्यू है ना, 7800 के करीब सबसे। तो लिखने की जरूरत थोड़ी थी। तो ये तो ओरल क्वेश्चन था कि मुंह जवानी अगर हम चीजों को सीखे होते तो ये काम बना लेता। इसमें तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 57 में बोलो हाँ या ना। क्या सही आया है? मुझे बताओ, क्या सही आया है? 60% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया तो उसके अंत में, नहीं 1 मिनट रुकना, वर्ष के अंत में उसे इतना ब्याज प्राप्त हुआ है। ये मिश्र धन नहीं हो गया है, ये ब्याज प्राप्त हुआ है। सुनना ध्यान से, ये नहीं होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं इसको समझो जरा। 60% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, 60% का मतलब होता है 3/5।
यानी 5 की जो चीज थी उस पर 3 ब्याज मिला तो 8 हो जाएगी 1 साल में। 2 साल में इसका स्क्वायर इधर और इसका स्क्वायर इधर, यानी कि 25 से कितना हो गया, 64 हो गया। अब ये मूलधन था, ये मिश्रधन था, तो इंटरेस्ट बताइए कितना दिख रहा है। 25 से 64 हो जाने का मतलब इंटरेस्ट कितना है, 39 का है, और 39 का जो मान है वो है 11,700 के बराबर, ये कह रहा था। तो प्रारंभ में जो निवेश किया वो मूलधन था, यानी 25 का मान निकालना है भाई। 39 से इसको काटोगे 300 बार, 300 गुणे 25 करोगे 7500 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7500 ये एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक, वहां पे मैंने वो मिश्रधन ले लिया था, जबकि ये ब्याज की दर है। हमें क्या लेना है, ब्याज की दर, मिश्रधन नहीं लेना है। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट। अरे बाप रे, काफी बड़ा दिख रहा है। चलो, एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि, परिपक्वता मतलब जो अमाउंट दिया जाएगा, जो मिश्रधन दिया जाएगा, उस पर जो देय धनराशि होती वो 4,544 रुपए अधिक होती। निवेश की गई राशि कितनी होगी, यानी मूलधन कितना होगा। तो कठिनाई इसमें भी नहीं है, मेरी बात बस ध्यान से सुनना, समझ लेना। कैलकुलेशन भी बड़ी आसान हो जाएगी, मैं आपको बहुत आसान बताऊंगा और चीजें भी बड़ी आसान रहेंगी, बस ध्यान से सुनो। मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सी बात, अगर मैंने पहले चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक के आधार पर बात कर रहा हूं, तो अगर 40% की दर से 2 वर्षों का सीआई चाहिए तो 40 40 80 और 4 चौको 16, यानी कि 96% हो जाएगा। अगर मैं 40% की दर से 2 वर्ष का सीआई निकालूंगा तो हमारे पास 2 वर्षों के लिए सीआई जो होगा वो हमारा 96% आ जाएगा, ए बी रूल से, है ना। तो डायरेक्ट इस बात को लिख लेते हैं कि वार्षिक रूप से जब हम सीआई देख रहे हैं तो 96% आ रहा है। ठीक, अब यहां पर बात हो गई अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक होने पर अब जो ब्याज की दर होगी वो तो आधी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। और जो समय था 2 वर्ष का, ये समय 2 का गुणा होकर 4 वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष का हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 20% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ये आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए। तो मैं पहले आपको ये बोल रहा हूं, समझना ध्यान से, मैं आपको निकालना सिखाई दे रहा हूं। 20%, 20%, 20%, 20%, ये 4 है। अगर हम 2 को लेकर चलते हैं तो इसका प्रभावी ब्याज दर 44 होगी, ए बी रूल से। इस 2 को लेकर चलोगे, इसकी प्रभावी ब्याज दर 44 होगी, आप बोलोगे हाँ। इन दोनों को अब प्रभावी ब्याज दर क्या होगी, 44 और 44 तो 88 हो जाएगा। यानी यहां पर क्या आएगा, 4.4 इंटू 4.4, 44 का स्क्वायर कोई बता दे हम, जिसको मतलब ये वही ऊपर वही आएगा ना, 44 गुणे 44/100, तो 2 अंक का दशमलव हमने एक एक अंक पे यहाँ लगा लिया। अब हम 44 का स्क्वायर देख रहे हैं, 50 से 6 कम है, 6 ही और कम कर देंगे, 38 38 का आधा 19 हो जाएगा, 6 कम था 6, तो 1936 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19.36, 19.36। अब यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 88 और 1200 होता है, तो साथ ये 107.36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 107.36। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी हमें यह पता चल गया कि 20% की दर से अर्धवार्षिक ब्याज की गणना 4 वर्षों के लिए जब करेंगे तो यहां से जो ब्याज मिलेगा वो 107.36% मिलेगा। ये क्लियर हो गया। अब हमसे क्या कहा गया था, तो 2 वर्षों के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि में अंतर इतना है। यानी अब अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों ब्याज का अंतर जो होगा वही इनकी देय धनराशि का अंतर होगा, तो कई बच्चों का कहना होगा ये कैसे हो सकता है भाई, मूलधन तो दोनों राशियों के लिए सेम था ना, ये जो मिश्र धन का अंतर पड़ा है ये उसमें ब्याज के कारण ही तो पड़ा है, तो ब्याज का जो अंतर होगा वही मिश्र धन का अंतर होगा। अब अगर हम यहाँ पर ब्याज का अंतर निकालें कि 96 और 107.36 के बीच में जो अंतर पड़ेगा, ये अंतर कितना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर ये अंतर होगा 3 इधर 7 इधर, 4 इधर 7 इधर, 11.36% का अंतर पड़ेगा। और यही अंतर किसके बराबर है, 4,544 के बराबर है।
अब हमसे पूछा गया निवेश की गई धनराशि कितनी है, यानी 100% का मान। सिंपल सी बात को पूछा जा रहा है कि भाई अगर ये इतना दिया है तो 100% का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 100% का मान आपको बताना है कि ये कितना होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, समझो और जानो। ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास देखो 40, 42,500, 42, 37,500 अलग अलग दिए। तो मैं एक काम करने के लिए तैयार हूं। इस परसेंट से तो ये परसेंट का काम खत्म हो गया ना, ये परसेंट नहीं है यहाँ पे। मैं एक काम कर सकता हूँ, पूछो क्या भाई, इसका गुणा इसके साथ होगा और बटे में ये रहेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा ना, 4,544 गुणे 100 और बटे में 11.36, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। आप बोलोगे हाँ। मैं डीएस लगा रहा हूँ यहाँ पे, जिससे अपना काम थोड़ा आसान हो सकता है। इसका डीएस 1 हो गया, नीचे का डीएस 6, 3, 9 तो खत्म हो गया, 1, 1, 2 है। और जब नीचे वाली संख्या का डीएस 2 होता है तो हमें ऊपर सिर्फ 5 का गुणा करना होता है। किसका गुणा करना होता है? 5 का। तो 5, 4, 9 खत्म, 4, 4, 8 डीएस यहां से आ जाएगा, 1 इसका आ जाएगा और 5 इसका आ जाएगा। 8, 5, 40, 40 का डीएस हो गया 4। यानी वो ऑप्शन आंसर होगा जिसका एग्जैक्ट डीएस क्या बने? 4 बने। इसका तो 4 बन नहीं सकता, इसका 4 बन नहीं सकता, इसका बनेगा नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में मैंने डीएस पढ़ाते समय भी आपसे कहा था, डिजिटल सम पढ़ाते हुए भी कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में डिजिट सम का यूज बहुत अच्छा होगा, यूनिट डिजिट का यूज बहुत अच्छा होगा, डिविजिबिलिटी का रूल बहुत अच्छा होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट वर्ग घन घन मूल का यूज बहुत अच्छा होता है इस चैप्टर में। जिनकी इस पर कमांड है उनकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, चलिए। और कमांड नहीं है तो उसका रास्ता भी बता देता हूं। यदि ब्याज प्रति वर्ष 10% की दर से संयोजित किया जाता है तो परिपक्वता पर देय कुल राशि क्या होगी जब 5700 रुपए की राशि 2 साल की अवधि के लिए निवेश की गई। मतलब ये हमारा मूलधन है जो कि निवेश किया गया, किस ब्याज दर पर? 10% की ब्याज दर पर। कितने समय के लिए? तो 2 साल के लिए। तो मैं सीधे बोलूं कि 10% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 21% होगा। अब हमसे पूछा गया परिपक्वता पर देय कुल धनराशि, यानी मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 5700 का आपको 21% ब्याज के साथ 121% ही तो निकालना है। अब इसमें टेंशन वाली क्या बात होनी चाहिए थी? कुछ बात नहीं होनी चाहिए थी। 11 का मल्टीपल आपका आंसर होता भाई, अगर 2 जीरो से 2 जीरो काट लो तो 11 का मल्टीपल आंसर होता। अब कई ऑप्शन ऐसे होंगे जो 11 के मल्टीपल होंगे, तो 57 को आप देखो 19 गुणे 3 के रूप में। ठीक, 19 गुणे 3 के रूप में देख सकते हो, यानी 19 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। आओ, 3 के मल्टीपल मेरे ख्याल से 8, 8, 16, 6, 24, 24 और 7, 31 ये नहीं है। 8, 9, 17, ये 8, 6, 14, 14 और 7, 21 ये 3 का मल्टीपल है। 9, 9, 18, 6 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ये खत्म, 8, 7, 15 ये 3 का मल्टीपल है। अब इन दोनों में देख लीजिए 11 का मल्टीपल कौन सा? 8, 7, 15, 9, 6, 15, 9, 7, 16 और 8, 6, 14 ये 11 का मल्टीपल नहीं, तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो डिविजिबिलिटी देखना, ये चीजों को देखना समझना, तो ही हमारा उत्तर जल्दी आ सकता है। जब सीआई में कुछ डाटा हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि उसके पीछे सवाल बहुत आते हैं। आपको ये पढ़ते समय ये चीज सिखाई गई होगी, बताई गई होगी कि ये डाटा आपको समझना है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। आप रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आने वाले एएलपी एग्जाम के लिए हो रहे हैं, एनटीपीसी एग्जाम के लिए हो रहे हैं, ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आगे जो भी CBT 1, जेई का, CBT 2, RPF किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप UPSI या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL किसी की भी, तो मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच पर्याप्त है। अभी कुछ दिनों तक इसकी कीमत 149 रुपए रहेगी, उसके बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी। और इस 149 रुपए के साथ साथ ये आपको फिलहाल अभी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा। अगर मैं इसकी वैलिडिटी की बात कर लेता हूं कि इसमें वैलिडिटी क्या रहेगी, तो मेरे प्यारे भाई ये अभी आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा। क्लास की जो PDF होती है वो आपको वहीं पर मिल जाती है, एनोटेशन PDF, और वो कंप्रेस्ड फॉर्म में मिलती है ताकि आपको ज्यादा डाटा भी गंवाना ना पड़े।
हमारी एप्लीकेशन पर ये कोर्स आपको कंप्लीट मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको CBT 1 के लिए अलग लेना पड़ेगा, CBT 2 के लिए अलग लेना पड़ेगा, नहीं सर। साथ ही साथ कुछ बच्चों की ये भी ख्वाहिश होती है, डिमांड भी होती है कि सर डेमो एक मिल जाता तो अच्छा रहता, तो आपको इसमें डेमो क्लास भी मिल जाएगी। डेमो क्लास कहाँ मिलेगी, वो भी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। किसी प्रकार की अन्य इंक्वायरी के लिए या कुछ समय पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही है या सर कुछ बहुत ज्यादा है ना, तो आप, ये मेरा सपोर्ट का नंबर है, ये मेरा क्या है, सपोर्ट का नंबर है 8574389172। इस पर आप कॉल कर देना या मैसेज कर देना, कॉल करने की भी जरूरत नहीं, मैसेज कर देना, अपनी आईडी बता देना, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। वरना अभी तक ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं है, क्योंकि कीमत इतनी कम है और लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो बच्चा ये भी समझता है कि हमें भी आगे पढ़ने को मिलेगा, और अगर कोई छोटे भाई बहन है तो उनको भी हम दे सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ, समझ लीजिएगा भाई, ये अपना जो है यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ का वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, जब आप इस पे प्लेलिस्ट पर आओगे, तो जो पहली प्लेलिस्ट है ये RRB NTPC मैथ कंप्लीट प्लेलिस्ट है। जब इसको ओपन करोगे तो देखो जरा इसको, इस प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो आप देखिए जरा, प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहा हूं मैं, 6 हो चुके हैं। उसके बाद मेंसुरेशन 2D 3D CBT 1 की कंप्लीट करा दिया, अलजेब्रा कंप्लीट करा दिया है, उससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करा दी है, ALP के जो सारे एग्जाम हुए थे उनकी, CBT 2 वाले भी जो मई में होते वो कंप्लीट करा दिए। ठीक। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गए, सेट पेपर आपके लगातार चल ही रहे हैं। और मैं आपको ये बोल सकता हूँ सिर्फ इन प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, जैसे NTPC वाले इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, जिन्होंने ALP दिया है CBT 2 CBT 1, अब जो आगे आ चुका है वो ये देखिए ALP की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, अब इसी तरीके से एक देखो यहाँ पे मैथ मैराथन की आपके पास एक वो बनी हुई है, इसमें 24 वीडियो है। अब ये मैथ मैराथन आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं, मेंसुरेशन मिलेगा, ये एग्जाम के मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगी, ALP CBT 2 2019 के जितने भी क्वेश्चन हुए थे उसका पूरा वो मिलेगा, ALP के टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के सभी की सभी जो 23 शिफ्ट हुई थी अर्थमेटिक एडवांस वो मिलेगा, RRB 2024-25 के जितने भी एग्जाम हुए थे उनके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर उसके साथ 2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन हैं, इसके सारे क्वेश्चन है, ALP 2024 में पूछे गए सभी मैथ के क्वेश्चन है, 2 घंटे 17 मिनट की क्लास है। ये एडवांस मैथ, इसमें अर्थमेटिक थी, इसमें एडवांस मैथमेटिक्स है। देखिए कंप्लीट ज्योमेट्री फॉर्मूला रिवीजन है, ये है पूरी गणित के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ALP CBT 2 के जो हुए थे उसके क्वेश्चन है। ठीक है। साथ ही साथ निर्देशांक ज्यामिति आपके पास है, 2 घंटे की ये क्लास है, मैथ स्पेशल क्लास। ठीक है। नंबर का कन्वर्जन है, पूरी मैथ के 40 सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि 9 घंटे 56 मिनट का वीडियो है। तो ये आप फॉलो करें, मैं निश्चित तौर पर ही कह सकता हूं आप कोई भी एग्जाम दीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप शॉर्ट ट्रिक भी देखना चाहते हैं तो देखिए नीचे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, शॉर्ट ट्रिक ऑफ मैथ्स फॉर रेलवे एंड SSC, इसको ओपन कर लें। इसमें शॉर्ट के माध्यम से और उसके बाद वीडियोस के माध्यम से आप देखिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाई हैं जो कि छोटी छोटी चीजें होती हैं और एग्जाम में बड़ी काम आती है। तो आप इसको फॉलो करिए, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि 100% आपको फायदा मिलेगा। ये 149 रुपए है, जल्दी से जल्दी सब लोग इनरोल कर लीजिए, आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अगला सवाल ये रहा। ठीक। 400 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 484 हो जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? ये लेवल 3 का क्वेश्चन पूछा गया। अब सुनिए, यानी आपसे ये कह रहा है कि भाई मूलधन तुम्हारे पास 400 रुपए, और ये 400 रुपए का मूलधन जब इसको 2 साल का समय दिया जाता है तो ये 484 रुपए के मिश्रधन में बदल जाता है। तो अब अगर मूलधन और मिश्रधन देकर आपको कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में ब्याज की दर पूछे तो आपको क्या करना है? अगर समय 2 साल का दिया है तो मूलधन का भी वर्गमूल ले लीजिए और मिश्रधन का भी वर्गमूल ले लीजिए। 3 साल का दिया होता तो घनमूल लेते, 4 साल का दिया होता तो 2 बार वर्गमूल लेते। तो भाई 400 का वर्गमूल क्या हो गया? 20 हो गया, और 484 का वर्गमूल क्या हो गया? 22 हो गया। तो 20 से 22 कितने परसेंट बढ़ा? तो आप बोलोगे सर 10% बढ़ा, और 10% बढ़ा तो यही ब्याज की दर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला सवाल। ठीक है।
मैं आपको हर क्लास में निचोड़ कराऊंगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड फॉर्म में नहीं दिखेगा, और जो भी क्वेश्चन आप अभी एनटीपीसी के आगे एग्जाम में देखोगे जाके, इन्हीं से आएंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं, ठीक है, बहुत भरोसे के साथ। किरण ने किशोर को 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 40,000 रुपए उधार दिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होते हैं। अच्छा, यदि ब्याज की दर 20% है तो किरण 2 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कितना प्राप्त होगा। 20% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 44% होगा। यदि आपको 40,000 का 44% निकालना है, तो ये कोई कठिन काम तो रहा नहीं कि 40,000 रुपए दिए थे और इसका हमको 44% निकालना है। अब एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि अगर 44% निकालना है तो वो आंसर जो है 11 से कटेगा। हमेशा याद रखना कि वो मल्टीपल का आंसर होता है, जैसे मान लो 44 में 4 भी है, ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो आप ये नहीं देखोगे कि 4 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, नहीं, आप क्या देखोगे भाई, 4 से 4 ये तो कट ही गया ना, तो जो बचा वो 11 है, तो 11 का मल्टीपल आंसर होगा। अब 11 का मल्टीपल ये तो है नहीं, 11 का मल्टीपल एक ये है, 11 का मल्टीपल 6 4 10 एक 11, और ये भी नहीं है, 8 6 14 ये भी नहीं है, तो एक ही मल्टीपल है 11 का। और नहीं तो सीधे सीधे 2 जीरो काटते और 400 का गुणा जब 44 में करते तो 44 गुणे 4 176 यहाँ हो जाता, और 2 जीरो आगे और लग जाते, 17,600 आपका उत्तर हो जाता। सिंपल क्वेश्चन है ना। अगला सवाल, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 96,800 और 3 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हो कि ऐसा सवाल ये तीसरा आया है। ये तीसरा मैंने लिया क्योंकि ऐसे सवाल ज्यादा पूछे गए थे, तो आपको फोकस रखना है क्या, कि जब मैंने अभी बोला कि जब समय का अंतर सिर्फ 1 वर्ष का, समय का अंतर कितने वर्ष का हो, 1 वर्ष का, तो छोटी राशि को आप मूलधन मान लीजिए, बड़ी को मिश्रधन मान लीजिए। 96,800 मूलधन और 1,06,480 मिश्रधन, इसमें से भी 0 से 0 काट लीजिए, और ये 4 से और कट सकता है तो 4 से और काट लीजिएगा। जैसे 4 से ये कट जाएगा 24 और 0 और 4 दूनी 8, यानी 2420 बार कट जाएगा, ठीक। और इसको अगर हम 4 से काट लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 छंग 24 होगा, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, ये कट गया। अब 2 से इसको काट लीजिए तो ये हो गया 1331, और 2 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1210। यानी राशि अगर आप देखो तो क्या हो रही है, मूलधन हो रहा है 1210। अब ये 11 से और भी कट सकता था, लेकिन ठीक है, ये 1210 हो रहा है, और मिश्रधन कितना हो रहा है 1331। ये भी और कट सकता है, जैसे अगर हम इसको 121 से काटें तो 121 से ये 10 बार कट जाएगा, और 121 से ये 11 बार कटेगा। यानी क्या हुआ, 10 से 11। अब 10 से 11 होने का मतलब 1 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 10 पर। 1/10 का मतलब राशि क्या हो जाएगी, 10% हो जाएगी, यानी ब्याज की दर कितनी होगी, 10% हो जाएगी, और ऑप्शन बी आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। यानी ब्याज की दर यहां पर आपको निकलनी थी, तो सबसे सरल तरीका है इसका, कि सारा का सारा काम रेशियो पे छोड़ दीजिए, रेशियो इस काम को बड़ा आसान कर लेता है। अगला सवाल देखिए, अरे बाप रे, कह रहा है 10,000 की धनराशि को 2 भागों में विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। पहले भाग को 10% वार्षिक दर पर और दूसरे भाग को 20% वार्षिक दर पर निवेशित किया गया, जहां ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि 2 वर्षों के बाद परिपक्वता पर प्राप्त कुल धनराशि, परिपक्वता पर प्राप्त कुल धनराशि का मतलब मूलधन प्लस मिश्रधन मिलाकर 12,928 है, दोनों से मिलाकर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितना रुपया निवेश किया गया था। आपको यह बताना है कि जो पहले 10%, जो पहला भाग था 10% का, उस पर कितना रुपया निवेश किया था, ये आपको उत्तर के रूप में बताना है, कितना रुपया निवेश किया गया था। ठीक है, पहला भाग जो था। अब यही चीज अगर हम लेकर चलें सवाल को, तो कैसे करेंगे, उस पर कितना रुपया निवेश करेंगे या कितना निवेश किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा और चीजों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलो जी बढ़ता हूं, ध्यान से देखना जरा। तरीका क्या है इस सवाल को करने का। 10,000 रुपए, 10 ही हजार था ना, हाँ, 10,000 रुपए 2 भाग में तोड़े।
मैंने कहा कि अगर 10,000 रुपए दो भाग में तोड़ेगा, तो मैं अगर ये कह दूं कि पहला भाग x है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 10,000 में से x पहला हो गया था, तो 10,000 माइनस x दूसरा हो जाएगा। ये तरीका है समझना, 10,000 माइनस x हो जाएगा, करेक्ट। अब पहले भाग पर 10% की दर से और दूसरे पर 20% की दर से 2 वर्षों की बात थी। अगर मैं ये बोलूं कि 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो 21% बनेगा, और 20% की दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो 44% बनेगा, ये भी रूल्स है। तो हमें x का 121% लेना है, क्योंकि ये क्या था, ये मिश्रधन हुआ था जाके, इसका 121% और इसका कितना लेना है, 144%। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास बनता है जाके, कितना दिया था, 12,928 दिया था। कितना दिया था, 12,928, 12,928 रुपए बना। क्लियर समझना मेरी बात। कि इसको सॉल्व करके हमें मान निकालना है x का, जो कि पहली धनराशि होगी। x का मान निकालना है जो कि पहली धनराशि होगी। अगर मान लो हम सॉल्व करते हैं तो 100 कॉमन लेके उधर चला जाएगा, इधर बचेगा 121x। बहुत ध्यान से सुनना, 100 कॉमन लिया, इधर आ जाएगा, तो इधर 2 जीरो का गुणा हो गया, तो यहां से 100 का काम हमने हटा लिया, ठीक है, दोनों जगह से। अब यहां से 121x दिखाई देगा, और जब 144 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 144x दिखाई देगा। तो माइनस 144x और प्लस 121x के बीच का अंतर आएगा माइनस का 23x। ये डायरेक्टली यहां पर लिख लिया, और जब इसका गुणा करोगे तो यहां पर हो जाएगा 144 एकम 144 और उसके बाद 4 जीरो और, करेक्ट। और इधर अपने पास क्या है, 12 1 29 28 00, ये तो 23 उधर जाएगा और ये इधर आके माइनस होगा, करेक्ट है ना मेरी बात। 1 29 28 00, ये इसमें माइनस हो जाएगा, और 23 इक्वल के इस तरफ आकर प्लस का 23x हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, ये माइनस हो रहा है, ये लिखा है 14,40,000, ये लिखा है 12,92,800। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ आ गए, 10 में से 8 घटाया 2 बचा, यहाँ 9 9 में से 2 घटाया 7 बचा, यहाँ 3 3 में से 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ 13 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचेगा, और ये है बराबर 23x के। तो अगर ये बराबर 23x के है, अगर मैं 1,47,200 को 23 से भाग दे दूं, x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। चलो करते हैं, ये भी करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 23 पंजे 115 होता है, और 23 छक्के होता है 6 दूनी 12 और 6 तीजा 18, 138 होता है, ठीक है। तो 23 गुणे 6 हो गया 138, 138 और 147 के बीच में 9 का अंतर, 23 चौको 92, x का मान आ गया 6400। x का मान कितना आया, 6400। यानी कि ये सवाल ये बोला कि जो पहला 10% पर इन्वेस्ट किया गया था वो x था, वो कितना आया, 6400। तो सर बात ये आई ना भैया, बात समझना जरा, बात ये आई, क्या ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, क्या इसके अलावा इन सवालों का तरीका नहीं है? कितने लोगों को, पहले तो ईमानदारी से मुझे ये बताना, मैंने आपको ये बताया जैसे ये आंसर आया 6400, कितने लोगों का ये आंसर ऐसे आ गया? ये तो तरीका हो गया। क्या सर इसका कोई और तरीका नहीं है? है तरीका है, उसको समझ लीजिए क्या तरीका है जिससे आपका ये आंसर आ सकता है। हमसे बोला गया था 10,000 को 2 भागों में तोड़ा गया। मान लेता हूं कि पहला ऑप्शन अगर मेरा आंसर होता कि 7200 रुपए, मैं ऑप्शन के हिसाब से चलता कि पहला ऑप्शन होता 7200 रुपए पहला हिस्सा, तो बचा हुआ 2800 दूसरा होता, ठीक। पहले पर 10% की दर से ब्याज मिलता, 2 साल के लिए 21% ब्याज होता, तो इसका मिश्रधन 121% बनता, बोलोगे हाँ। दूसरे पर 20% की दर से ब्याज मिलता, 2 साल के लिए 44% मिलता, तो इसका जो मिश्रधन होता वो इतना होता, 144% होता। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये 121% होता, ये 144% होता, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा जो मिश्रधन है 2 साल के बाद वो इतना आना चाहिए था, 12,928। अच्छा, जो मिश्रधन आना चाहिए था उसकी इकाई में 8 है, तो अगर मैं यहां से इकाई का मान निकालूं, इस परसेंट से ये 2 जीरो खत्म होंगे, इस परसेंट से ये 2 जीरो खत्म होंगे,
यहाँ पर इकाई का मान 2 आएगा और यहाँ से इकाई का मान 4 अट्ठे 32 से 2 आएगा, तो 2 + 2 तो 4 होता है। यहाँ क्या चाहिए था 8, मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं है। कितना सरल तरीका है ये। अब ये ऑप्शन आंसर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हमने लिया 6000 रुपए, और 6000 के बाद अगला ऑप्शन होगा 4000, मतलब दूसरी राशि क्या होगी 4000। इसका 121% और इसका 144%, है ना, यही तो 2 0% से खत्म, 2 0% से खत्म। इसका इकाई का अंक 0 आएगा, इसकी भी इकाई का अंक 0 आएगा, तो 0 + 0 यहाँ तो 0 बनेगा, हमें तो चाहिए था 8, तो ये भी खत्म। तीसरा ऑप्शन 6400 ले लेता हूं। मान लो अगर ये राशि होती एक 6400 तो दूसरी राशि कितनी होती, बची हुई 3600, क्योंकि तभी 10,000 बनता। इसका हमको 121% लेना था, इसका हमको 144% लेना था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये परसेंट से 2 0 खत्म, ये परसेंट से 2 0 खत्म, यहाँ पर इकाई का अंक 4 आता और यहाँ पर इकाई का अंक 4 से 24 4 आता, तो 4 + 4 कितना होता 8। 8 यहाँ पे मिल रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर 6400 में ऐसा मिल रहा है तो 6500 में 101% नहीं मिलेगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें क्या है कि ये बहुत कम कैलकुलेशन में, इसकी अपेक्षा ये बहुत कम कैलकुलेशन में आपके प्रश्न का उत्तर देगा। तरीका समझना था बस। तो मैंने यहां पर क्या तरीका लगाया, इसको आप बाई ऑप्शन कह सकते हो या कह सकते हो हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल ये कह सकते हो, क्योंकि ये करना पड़ेगा भाई। अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है, एग्जाम में क्वेश्चंस का समय घटाना है, तो चीजें सीखनी पड़ेंगी। रास्ता ही यही है, तरीका ही यही होना चाहिए। अगले सवाल पर हम लोग आएंगे। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 97 रुपए 2 पैसे है, तो निवेश की गई राशि क्या होगी। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जब समय का अंतर 2 वर्षों का हो और बात हो रही हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, जब समय 2 वर्ष का दिया हो और बात हो रही हो सीआई और एसआई के डिफरेंस की, आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही काम करना है। जैसे यहां पर ब्याज की दर है 9%, 9% का मतलब होता है 9/100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मूलधन है तो ये रेशियो किसका होगा, ये 1 साल में सीआई और एसआई के अंतर का रेशियो 9 होगा, 1 साल में। और चूंकि समय हमारे पास 2 वर्ष का दिया था तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करने पर 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। अब इस 81 का जो मान है वो आपके पास 97.2 दे रखा है, और फिर हमको इस 10,000 का मान निकालना है। तो क्या अब ये सवाल नहीं हो सकता, हो सकता है ना। 81 से इसको डिवाइड करें, 81 क्या 81, 81 दूनी 162, 1.2 बार डिवाइड, और 1.2 का गुणा अगर हम किस में करेंगे, क्या नाम है 10,000 में करेंगे, तो इसका उत्तर बनेगा 12,000 रुपए। तो ये सवाल खत्म हो जाएगा कि मूलधन की जो राशि पूछी गई थी वो कितनी होगी, 12,000। ये तभी होगा, ये तभी तरीका इस्तेमाल करना जब समय का अंतर 2 वर्ष हो। किसके किसके समय का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर में जो समय का अंतर है वो 2 वर्ष हो। सिर्फ 2 वर्ष के लिए इसी तरीके को इस्तेमाल करोगे। मेरी बात समझ पाए हो, यस और नो। अच्छा आप लोग, मैंने ये देखा जैसे मैंने मेंसुरेशन की क्लास डाली थी तो उसको लाइक और कमेंट करने में बड़ा कंजूसी किए थे। पता नहीं भाई क्या बात थी, समझ नहीं आई या चीजें अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बड़ी कंजूसी दिखाई आप लोगों ने। तो मैं चाहता हूं कि ये कंजूसी ना दिखाना। अलजब्रा में भी आप लोगों ने थोड़ी कंजूसी दिखाई, तो इसमें तो मत ही दिखाना यार भाई, है। दबा के लाइक और शेयर करो, क्योंकि बहुत सही तरीके हैं। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं और चैलेंज के साथ बोलता हूं, रेलवे पढ़ाने वाले आप अध्यापकों को जो मैथ पढ़ाते हैं उनको देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, सबकी। चलिए खैर, 1 लाख रुपए पर 3 साल 3 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 3 साल 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 20% की दर से। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो 3 महीने है ना, अगर इसको हम वर्ष में बदलेंगे तो इसमें वर्ष में बदलने का मतलब होगा 1/4 साल।
भाई 12 से भाग दोगे 1/4 सालों का। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत के 3 सालों तक हर एक साल के लिए ब्याज की दर 20% है, इस पर ब्याज मिला होगा। लेकिन ये जो 3 महीने थे जिसे हमने 1/4 लिखा है, यहां पर ब्याज की दर क्या हो जाएगी, अगर हम इसमें ब्याज की दर का गुणा करेंगे तो 4 से भाग देने पर ये 5% रह जाएगी। ठीक, तो पहले साल हमें कितनी ब्याज मिलेगी, तो बोलोगे सर 20% की दर से मिलेगा, यानी 5 से 6 होगा पहले साल। और ऐसा 3 सालों तक होना तय है, यानी कि ये 3 सालों तक होना तय था, तो इसका हमने क्यूब कर देते तो ये हो जाता हमारे पास 125 से 216। करेक्ट, आप बोलोगे हाँ। लेकिन जो आखिरी के 3 महीने थे जिसे 1/4 साल लिखा, वहां पर ब्याज की दर क्या बन गई, 5%। 5% का मतलब 20 से 21 का होना। 5% का मतलब 20 से 21 का होना। ये बात तो समझ में आ गई ना। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। ये दोनों का जो गुणनफल होगा ये मूलधन होगा, और ये दोनों का जो गुणनफल होगा वो मिश्रधन होगा। हमें दोनों नहीं चाहिए, एक चीज दी है और दूसरा हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। मैं क्या कह रहा हूं, 125 दूनी 250 ये होगा, और एक जीरो आगे लगेगा तो 2500 हो जाएगा। 216 गुणे 21, 21 गुणे 216, 21 गुणे 6 126, 12 21 एकम 21 और 12 33 के 3 हासिल 3, 21 दूनी 42 और 3 45, 4536 मिश्रधन। तो ब्याज कितना मिलेगा, अगर हम इसको घटाएंगे यहां से तो ब्याज कितना मिलेगा, 6 3 0 2, 2036 ब्याज मिलेगा। इस यूनिट में ब्याज मिलेगा, मतलब जो भी ब्याज होगा कहीं ना कहीं इससे कटने वाली संख्या होगी। अब समझना ध्यान से चीजों को। मूलधन का मान हमारे पास 1 लाख दिया हुआ है। अगर मैं 2500 से 1 लाख को काटूंगा तो 2500 से अगर ये 10,000 होता, सुनना जरा, अगर ये 10,000 होता तो 4 बार कट जाता। 2500 से 10,000 कितनी बार कटता, 4 बार। 1 लाख कितनी बार कटेगा, बोलोगे 40 बार कटेगा, यानी 1 यूनिट का मान 40। 1 यूनिट का मान 40, तो इसका मान तुमको निकालना है। जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 4 छंग 24, यानी जीरो के बाद इकाई में 4 आएगा। और ऐसा अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, और वो ऑप्शन है 81,440 का। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे करने होते हैं। अब कई बच्चे इस सवाल को, जिसमें समय हमारा भिन्न में दे दिया होता है, तो इसी सवाल को क्या करते हैं, ट्री मेथड से करते हैं, जिसमें उनको समय ज्यादा लग जाता है और कभी कदार कैलकुलेशन भी गलत हो जाती है। मेरा आपको सलाह यह है कि जब कभी भी सवाल में, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में समय जो है उसको भिन्न बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो आप इसको रेशियो से ही करना सबसे बेस्ट मेथड होता है। बेस्टम बेस्ट जिसे कहते हैं। और कैलकुलेशन पूरी करनी नहीं होती है, चीजों को समझना होता है, नजर ऑप्शन पे भी रखना। ठीक है, अगले सवाल पर आता हूं। 31,600 की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो निकटतम ब्याज क्या होता, यानी कि इस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जबकि ये बताया गया समय क्या है, ब्याज की दर क्या है, और इसे 8 महीने के हिसाब से, पर 8 महीने के हिसाब से निकालना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझो तो सही। 1/3 वर्ष का मतलब क्या हो गया, इसको देखो भाई। 12 महीने यहां पर और 4 महीने यहां पर, 16 महीने हो गए। 1/3 महीने का मतलब हो गया 16 महीने। और अगर 8-8 महीने के पेयर बनाएंगे 16 महीने में, तो 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर, यानी कि टाइम हमारा, अब हम 2 यूनिट लेकर चलेंगे। ब्याज की दर, इस पर बात करते हैं, सुनिएगा। देखो ब्याज की दर हमारे पास जो 9% दी है, ये वार्षिक दी है, यानी 12 महीने की दी है। अच्छा, हम ब्याज निकालना है हर 8 महीने का, तो 8 महीने के हिसाब से अगर हम ब्याज की दर देखेंगे तो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर 8 महीने के हिसाब से हमारे पास जो ब्याज दर होनी चाहिए वो 3 दूनी 6% होनी चाहिए। तो ब्याज की दर कितनी लगेगी इसमें, आप बोलोगे ब्याज की दर लगेगी सर 6%। अब 6% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है निकटतम पूर्णांक में, जिसका मूलधन ये दिया है। तो 6 6 12 सीधे हो गया, और 6 गुणे 6/100 यानी कि 36/100, तो 12.36% ब्याज मिल जाएगा इसका। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 2 साल के लिए, 12.36%। करेक्ट। अब 31,600 का 12.36% हमको निकालना है, लगभग में क्या आएगा ये समझना। मैं ये कह रहा हूं भैया,
छोटी सी बात, 31,600 का 10% तो 316, इसका 31,600 का 10% 3160 तो होगा ही होगा। 10% हो गया 3160, 1% 316 होगा, 2% 632 होगा, ये 632 और आ जाएगा, तो 2 इधर, 639, 617, 3,792 तो हमें दिखाई देगा। इसके बाद हमें 0.36% और निकालना है इसी का, यानी 3,792 से थोड़ा सा बड़ा कहीं जाके उत्तर मिलेगा, क्योंकि ये लगभग में निकालना है, निकटतम पूर्णांक में निकालना है, तो हमें कैलकुलेशन तो पूरी नहीं करनी है ना, हमें लगभग अगर निकालना है तो हमें कैलकुलेशन भी उसी लगभग को देखते हुए करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, 31,600 का 12% ये निकाल लिया, 3,792 कितना निकाल लिया, 3,792। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना समझना। अब अगर हम इसका 0.36% और निकाल लें इसी का, तो काम बन जाएगा। मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, तो समय समझ लीजिएगा। ब्याज की दर 6%, समय 2 यूनिट, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 6,612.36%। किसका, 31,600 का। 31,600 का 10% होगा 3160, 2% होगा 316 का 2 गुना 632, तो अगर हम जोड़ेंगे तो 2 इधर, 639, 617, 3 एकम 3, यानी कि ये इस 31,600 का 12% हो जाएगा 3,792। अब इसका 0.36% और लेना है। कितना लेना है, 0.36%। मैं आपसे क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर मैं 3,116 का, भैया ध्यान से सुनना, 3,116 का 1% देखता हूं, तो 3,116 का 1% 316 होगा। आप बोलोगे हाँ होगा, 1%। आधा परसेंट देखूंगा तो इसका भी मतलब आधा हो जाएगा, 158। आधा परसेंट का मतलब होता है 0.50, और हमको चाहिए 0.36%, यानी कि आधे, इससे भी 10% कम करके चाहिए। लगभग इसको अगर हम 40% मान लें, 0.40% मान लें, तो ये 0.50% है, हम 0.40% निकाल लेते हैं। इसमें से भी 10% कम, यानी इसका 90%। तो अगर मैं इसमें से भी इसका 10% कम करूंगा तो लगभग 15 और कम हो जाएगा, तो ये लगभग 143 के आसपास पहुंचेगा। इसमें अगर मैंने 143 और जोड़ा, मोटा मोटा तौर पर अगर हम 143 इसमें और जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 7 8 1 9, और 3,935 के आसपास पहुंच रहा है। अब यहां पर देखो तो 3,906, 3,896, 896 तो गलत हो जाएगा, 928 और 916 ऐसे दिया हुआ है 3,906 ये ऐसे करके दिया हुआ है। तो हमें जो लगभग सबसे करीब जाएगा ना उसको देखना है। अब इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी खुद से कि ये काम कैसे हो। वैसे ये भी कोई काम कठिन नहीं बोला गया आपसे कि ये बहुत कठिन काम बोल दिया गया, नहीं निकाल पाओगे। अगर मैं 31,600 यहाँ लिख दूं और इसी का 0.36% अगर मुझे निकालना हो, परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इसका गुणा ही तो करना था भैया। 36 गुणे यही तो करना है, 36 गुणे 6 216, हासिल लगेगा 2, 36 से कम 36, और 2 38 के 8, हासिल लगेगा 3, 216 ना, 216 के 6, हासिल लगेगा 21, सॉरी 36 एकम 36, 36 और 21 हो जाएगा आपके पास 57 के साथ, हासिल लगेगा 5, 36 गुणे 3 108, और 5 113 हो जाएगा, 113, और 2 अंक पर दशमलव, तो 113.76 और होगा, तो 113.76 इसमें और जोड़ना होगा। मोटा मोटा जोड़िए ना, 5 9 1 10 के 0, हासिल 1 9, 3,905 दशमलव कुछ और आएगा, तो वो लगभग किसके पास पहुंचेगा, 3,906 के पास। इसके लिए आपको 36 का पहाड़ा फिर याद होना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर ऐसे सवाल में लेवल 2 में आपको दी गई है तो इस बार भी आपको CBT 1 के आसपास ये देखने को मिल सकती है। आपको अभी क्या है ना कि सवाल चूंकि आपने नहीं किया, मैंने आपको सिखाया, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा अरे ये तो आसान है, मैं तो कर लूंगा। लेकिन एग्जाम के समय जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो ना, तो छोटा सा गुणा करना भी ये लगता है कि आप दोबारा रीचेक कर ले, कहीं गलत तो नहीं हो गया। मेंटेलिटी ये होती है। मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, मैं वहां से होकर आया हूं, इसलिए मैं चीजों को समझ रहा हूं। समझ रहे हैं आप? तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये दिखने में सिर्फ छोटी हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। जरा सी अप एंड डाउन में आंसर इधर उधर हो जाएगा। बहुत क्लोज ऑप्शन दिए थे। ठीक है, अगला सवाल।
ब्याज की गणना चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 55,800 के एक भाग को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए योजना ए में निवेशित किया गया और शेष राशि को 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए योजना बी पर निवेशित किया गया। दोनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा, ब्याज समान प्राप्त होता है। योजना ए में कितनी राशि निवेशित की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है। 55,800 रुपए के दो भाग किए गए हैं, एक को चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाने की बात कर रहा है और एक को साधारण ब्याज पर लगाने की बात कर रहा है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे तो फायदा तो नहीं होगा, चीजें गड़बड़ाएंगे। समझना, जो ब्याज मिलेगा वो समान भाग मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं उसको देखो जरा। 55,800 में अगर मैं पहला हिस्सा मान लेता हूं कि पहला ही ऑप्शन हो 36,000 हो, तो 55,000 में अगर पहला हिस्सा 36,000 का हो गया तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, तो बोलोगे 36 14 50 और 5 उधर, 14 5 19,800 का दूसरा हिस्सा होगा। ये दूसरा हिस्सा होगा। अगर पहला हिस्सा 36,000 ले लिया तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, 19,000 होगा। क्लियर है मेरी बात। अब पहले हिस्से पर चक्रवृद्धि ब्याज लेना है 20% की दर से 2 साल का, तो 20% की दर 2 साल से 20 20 40 और 4 44% यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, 44%। और दूसरी बात, दूसरा जो है वो साधारण ब्याज पर है जिसमें 20% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज है। 20% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज 80% हो जाएगा। ये दोनों साधारण ब्याज अगर बराबर दिखते हैं तो आपका आंसर उठाया हुआ सही होगा, नहीं दिखते हैं तो अगले ऑप्शन पर जाओगे। मेरे ख्याल से 36,000 के बाद के जितने भी ऑप्शन हैं ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए हैं जिसको घटाने जोड़ने में दिक्कत होगी। तो मेरा मानना ये है जहां तक कि हमें आंसर इसी से मिलना चाहिए। फिलहाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, कर लेते हैं, देखते हैं। परसेंट से 2 जीरो खत्म, इस परसेंट से इसके 2 जीरो खत्म। अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो जीरो 44 गुणे 36, 44 गुणे 36 यहाँ पर और आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 360 गुणे 44, ऐसे होगा। और यहाँ देखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि 80 गुणे 198 होगा। ये होगा 198 गुणे 80, है ना, 198 गुणे 80। तो मैं ये बोल सकता हूं 9 9 ये भी हो जाएगा, 9 72। तो मैंने एक काम किया कि इस 198 को मैं 11 गुणे 18 करके लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हैं। और इस 80 को 20 गुणे 4 करके लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो 20 गुणे 4। अच्छा बताओ 18 गुणे 20 कितना होता है, 360। और 11 गुणे 4 कितना होता है, 44। इसका मतलब 198 गुणे 80 को हम 360 गुणे 44 भी तो लिख सकते हैं। बोलोगे यही तो यहाँ पे भी लिखा है, यानी बराबर ब्याज होगा और बराबर ब्याज होगा तो यही आपका आंसर हो गया। तो आगे को चेक ही नहीं करना। समझ में आई बात, क्लियर होगी बात कि क्या करना। अब इसमें आपको वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाना है, ट्रेडिशनल मेथड लगा के काम नहीं करना है। और अगर हम ये मानते कि हमारे पास पहला ऑप्शन आंसर नहीं आता तो हम दूसरा चेक करते हैं, दूसरा नहीं आता तीसरा चेक करते हैं। ऐसे सवालों को करने के सबसे सरल तरीके हिट एंड ट्रायल ही बनते हैं। ठीक, मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं वो चीजों पर कमांड कर लीजिए और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और मेरी शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट में सारी चीजें हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो डिजिटल सम हो, चाहे वो कन्वर्जन हो, चाहे वो यूनिट डिजिट मेथड हो, सब कुछ है इसमें। आप देख लेना उस प्लेलिस्ट को एग्जाम हॉल में जाने से पहले। बाकी इच्छा आपकी है, खुद से समझदार हो, बड़े हो, ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए यदि 5,000 रुपए की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद जो प्राप्त मिश्रधन होगा वो कितना होगा। अब कह रहा है अगर 3 वर्ष की अवधि के बाद का जो आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है कि वो अमाउंट कितना होगा, तो इसकी अगर बात करना है और इसके लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 5,000 एट द रेट ऑफ 20%। तो अगर हमारा अमाउंट हमसे पूछ रहा तो वो कितना होगा, देखो जरा। मिश्रधन पूछा गया, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 20% की दर से 3 साल का अगर मैं इंटरेस्ट ही निकाल लूं, कंपाउंड इंटरेस्ट 20% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है? बता सकते हो? ये आता हो तो कमेंट बॉक्स खाली है आपका, हमेशा खाली रह जाता है, इसको
भरना, ठीक है। 20% की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए आपको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष की अवधि के लिए, और उसके बाद उसका जो मिश्रधन है वो चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 20% का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि 5 की चीज 6 पर जाती है। अब 5,000 रुपया था आपके पास, ये 5 की चीज 6 पर जाएगी तो पहले साल का मिश्रधन हो जाएगा 6/5, दूसरे साल का मिश्रधन हो जाएगा 6/5, और तीसरे साल में भी क्या हो जाएगा 6/5। आप बोलोगे हाँ हो जाएगा, तो हमारा 3 वर्षों का टोटल जो मिश्रधन आएगा वो तो यही आ जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ सर यही आ जाएगा। अब इसको करने की अगर जरूरत पड़ गई किसी भी बच्चे को तो मान के चलिएगा पढ़ाई बेकार है भैया। 6 × 6 × 6 216, 216 में आप देखो 6 में, इस वाले 6 में 3 दिखाई दे रहा है, इस वाले 6 में 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 × 3 कितना होगा 9 होगा। यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए, अगर 9 नीचे नहीं है तो 9 का मल्टीपल ही होगा, ये गारंटी हो गई ना गारंटी, 9 का ही मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल यहाँ चेक करो कौन सा है, तो 8 6 14 4 18 ये है, ये नहीं है। 8 8 16 16 6 24 ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 8 16 16 और 4 20 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, वो है 8,640 रुपए। बोलो ठीक है। दिमाग लगाओ, जहां पर ताकत नहीं इस्तेमाल होती है, जहां पर चीजों को हम सही नहीं कर सकते, वहां दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, यदि ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3/2 वर्षों में 4,000 की जो राशि होगी, मतलब इसका जो मिश्रधन होगा वो क्या होगा 3/2 वर्षों में। समय अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो समय हमारे पास आ जाएगा 3 यूनिट का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, चूंकि अर्धवार्षिक ब्याज कर रहा है तो आधा हो जाएगा 10%। अब आप देखो जरा, 10% की दर से 3 साल का जो सीआई होता है, जिसकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 33.1%। ये डेटा याद कर लो महाराज, बहुत फायदा होगा, बहुत। यानी आपको 4,000 की राशि जो पूछ रहा है उसका 133.11% निकालना है। तो 4,000 आपके पास ये रहा मूलधन, और इसका आपको 133.1% निकालना है। समझिएगा, एक अंक का दशमलव इस जीरो को खत्म करेगा, 2 जीरो ये खत्म कर देंगे। 1331 का 4 गुना करना है। 1300 का 4 गुना 52, और 31 का 4 गुना 124, और तो 5200 और 124 यानी 5324 आपका उत्तर हो गया। तो मतलब कैलकुलेशन को भी समझ कर ही करना होता है, ऐसा नहीं करना होता कि उठे चालू हो गए, आंख मुंह धुआ और खत्म हो गया मामला। ये सब चीजें पढ़ते समय आप सीखोगे। आप वही अगर काम करते रहोगे कि आया और हमें केवल सॉल्व करना है, सीखने के लिए हमें कुछ है ही नहीं सिखाने वाले के पास, तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ाई का। आप फिर ऐसे वर्षों तक पढ़ाई करते रहेंगे सर। ये आप मानिए, मैं इस चीजों को गुस्से में बोलता हूं तो बच्चों को लगता है एक मास्टर बड़ा गुस्से वाला है। ऐसा नहीं है, मैं गुस्से में सिर्फ इसलिए बोलता हूं कि आपके लिए ये फायदा हो। 149 रुपए में मेरा भला नहीं होना है, सिर्फ इसलिए कहता हूं कि चीजों को जब पढ़ते हो तो आगे भी काम आए, किसी को सिखा सको, किसी को बता तो सको, कम से कम रटी रटाई चीजें। फिर वही बात, 14,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर से 18,515 हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति 8 महीने में संयोजित किया जाता। अच्छा, तो समान राशि पर समान समय में और समान दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता। पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, सिंपल सी बात है कि अगर हमारा मूलधन 14,000 रुपए है और हमारा पास जो मिश्रधन है वो 18,515 रुपए है, और ये 2 वर्ष में हुआ है, तो इसका और इसका हमें क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट तब लें जब हमारा रेशियो आ जाए। जैसे अगर मैं 5 से इसको निपटा देता हूं तो 5 से निपटाने के बाद 5 दूनी 10, 2800 हमको दिखाएगा। इसको मैं 5 से निपटाता हूं तो 5 से 15, 5 सत्ते 35, और 5 से 15 3703 दिखाएगा। अब ये संख्या 7 से कट रही है क्या, 7 पंजे 35, 7 चौको 28, नहीं 3703 और ये 2800, तो ऐसी संख्या ढूंढो जिससे ये दोनों कट रही हो। 5 से 15, 3 बचा,
35 हो गया, 5 नहीं 15, 18,515 ही था। और अगर इसको काटा 5 से तो ये 2800 आ गया। 2800 और 3703 के बीच का रेशियो लेना पड़ेगा ताकि आप क्या निकाल पाए, ब्याज की दर। सोचिए ऐसी संख्या जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, 2 साल के लिए है, तभी आप स्क्वायर रूट ले पाओगे। अदरवाइज फिर स्क्वायर रूट लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, और जब मुश्किल पड़ जाएगा तो समय लगेगा, और समय हमें देना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको समय इसलिए दे देता हूं ताकि चीजों को समझ लीजिए, समझने के बाद कर लीजिए, है कि नहीं। 7 से संख्या नहीं कट रही है। 7 पंजे 35, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 नवा 63, 7 से ये संख्या कटेगी, 7 चौको 28, 400। में से किसी ने किया होगा जिसका नहीं कटा होगा, यही दिक्कत होती है ना। अब चूंकि ये 2 वर्ष की बात थी तो इसका भी स्क्वायर रूट आएगा भाई, इसका भी स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 20 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। यानी चीज हुई 20 से 23 की, तो इंटरेस्ट मिला 3 किस पर, 20 पर, और 3/20 का मतलब होता है ब्याज की दर हमें पता चल गई कि साहब 15% ब्याज की दर है। इतना रेशियो और इतनी कैलकुलेशन जो मैंडेटरी है, इसके बाद हमें यह पता चल गया कि ब्याज की दर 15% है जो 20 से 23 बना रही है। ये बात अब हम डायरेक्ट हटा लेते हैं, हमको ब्याज की दर का मामला पता चल गया 15%, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज प्रति 8 महीने में संयोजित किया जाए, ये 15% ब्याज की दर जो है ये 12 महीने के लिए, तो अगर 8 महीने के हिसाब से ब्याज की दर चाहिए होती तो कितनी होती, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 से 5 बार कटता 15, 5 दूनी 10 होती। यानी हमारे पास जो अब हमें प्रभावी ब्याज की दर लगानी है ना, वो 15% नहीं लगानी है, वो लगानी है 10%। क्यों? क्योंकि हमें 8 महीने के हिसाब से ब्याज संकलित करना। समय था 2 साल, 2 साल का मतलब 24 महीने, और 8-8 महीने के अगर जोड़े बनाए तो 24 महीने में 3 जोड़े बनते हैं, यानी समय हो जाएगा 3 यूनिट का। तो 10% की दर से 3 यूनिट का या 3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 33.1% बनता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था और आपने पहले पढ़ भी रखा हो। अब हमको यही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जबकि मूलधन सेम है, वही 14,000। तो भाई साहब 14,000 का 33.1% ही आपको बताना है। ये परसेंट ने इसके 2 जीरो को निपटा दिया और दशमलव ने 1 जीरो और निपटा दिया। 331 गुणे 14, इकाई में 4 आएगा, 14 एकम 14 के 4, हासिल 1, 14 42 और 1 43, यानी कि 3 और 4 दोनों तरफ रहेगा। 43 का 3 आया था, हासिल 4 लगे थे, 14 42, 42 और 3 45, 4,534 रुपए, सॉरी 4,634 रुपए। 331 गुणे 14, बोलो ठीक है। ये सवाल आपको करना था ऐसे, और बहुत ही गजब का सवाल है ये, बहुत ही गजब का सवाल है, स्टार मार्क इसीलिए लिखा है यहाँ पे। लेकिन कितना कम से कम में कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ये और कोई नहीं कर सकता। ये आपने सीखा है तो कर सकते हो, अदरवाइज ये सवाल क्या करोगे फिर आप, अगर नहीं ऐसे कर पाए हो तो फिर एग्जाम में छोड़ देना, क्योंकि बहुत समय लेने वाला सवाल था। अगर कम में आपको करने के तरीके ये वाले नहीं पता थे या इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसा सवाल एग्जाम में छोड़ देना, ये सजेशन है, नहीं तो टाइम लेके डूब जाओगे। एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो कि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 14,641 बटे 10,000 गुना हो गई। 4 वर्षों की बात थी, मूलधन हमारे पास 10,000 और मिश्रधन ये है, 2 बार वर्गमूल लेना है, 2 बार वर्गमूल। 10,000 का वर्गमूल 100 हो गया, 14,641 का वर्गमूल क्या होगा, 109, 109 नहीं, 109 नहीं होगा, 641 9 11, ये हो जाएगा 14,641 का वर्गमूल। तो 18, 121 का वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो इसका वर्गमूल एक बार लेंगे तो 100 हो जाएगा, 14,641 का एक बार वर्गमूल लेंगे तो 121 हो जाएगा।
अब चूंकि समय हमारे पास 4 वर्ष दिया था तो इसका एक बार वर्गमूल और ले लेंगे, तो 121 का 11 हो जाएगा और 10 का 100 हो जाएगा। यानी एक वर्ष में अगर मूलधन का रेशियो 11 के मिश्र धन में बदलता है, 10 से 11 हो जाता है, तो सिंपल सी बात है ब्याज की दर क्या होगी, 10% होगी ना। कितनी होगी, 10%। ठीक, ऐसा सवाल ऐसे करना होता है। 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपए, राशि कितनी होगी। 2 वर्ष है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। अभी आपको ऐसा सवाल मैंने कराया था। 4% मतलब 1/25, स्क्वायर करेंगे 1/625, एक का मान हमारे पास 20 दिया, 625 का मान 12,500। ठीक है, ऐसे करना होता है। अगला सवाल, जावेद ने 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपए उधार दिए और 2 वर्ष के अंत में 12,544 रुपए का भुगतान किया। यदि उसने साधारण ब्याज पर राशि उधार ली होती तो वह कितने धन की बचत करता। पहले उसने चक्रवृद्धि ब्याज के इस पर उधार लिया है, तो यहाँ पर ब्याज की दर कितनी मिल रही है ये तो पता कर लिया जाए। 10,000 का, चूंकि समय 2 वर्ष के लिए था और चक्रवृद्धि ब्याज था, तो 10,000 का वर्गमूल भाई साहब 100, और 12,544 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 12,544 का वर्गमूल, 10,000 का तो 100 हो गया, 44, 108, 108 और 108, 16, 64 नहीं, 112, 112 होगा इसका वर्गमूल, 112। तो अगर 100 का मूलधन 112 के मिश्र धन में एक साल में बदलता है, तो ये तो पता चल गया ना कि ब्याज की दर 12% है। आप बोलोगे हाँ, और अच्छा 12% ब्याज की दर पर अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं हम, तो हमारे पास कितना होता, 25.44%। 12% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अरे भाई हट जा, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 25.44% होगा, और 12% के ही दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो 24% होगा। तो बचत कितनी हो रही, तो आप बोलोगे सर 1.44% की बचत हो रही है। और ये 1.44% किसका निकालेंगे, मूलधन का, जो कि 10,000। तो 10,000 का 1.44% जब निकालोगे तो 144 रुपए आएगा। बात समझ पाए हो, हाँ या ना। 10,000 का 1.44% ही तो बचत है, और जब इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 144 रुपए। अब बताओ ये सवाल अगर रोक के खुद से करो और आप ये देखो कि आप ये सवाल कैसे करते हो, तो आपको पता चलेगा कि कितना समय इन सब तरीकों से बचता है। जब वर्गमूल पता होते हैं, घनमूल पता होते हैं, स्क्वायर पता होते हैं, घन पता होते हैं, इकाई अंक देखना आता है, डिजिट सम इस्तेमाल करना आता है, तो देखो कितना समय बचता है भैया। ठीक है, अगला सवाल, राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1.5 वर्षों के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता, तो अपने किसी दोस्त को उधार दी होती, तो इस प्रकार उसने 305 रुपए कमाए होते। धनराशि क्या थी, सुनिए ध्यान से। अब जो धनराशि राज्यपाल ने उधार ली वो तो किसी को नहीं पता है, कितनी उधार ली क्या ही मालूम, किसी को नहीं पता है। लेकिन ये देखा गया कि अगर वो 10% की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार लेता तो उसको ब्याज देना पड़ता 10 × 1.5 यानी 15% ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक, अब राज्यपाल ने क्या किया कि उसको 15% चीज देनी है, ब्याज देना है टोटल 1.5 साल में। उसने वही राशि इसी 1.5 वर्ष के समय के लिए अपने दोस्त को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी, और ये बोल दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा लेकिन हर 6 महीने में लूंगा, छमाही लूंगा। तो छमाही के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अब क्या हो जाएगी, आधी, यानी कि 5% हो जाएगी। लेकिन समय कितना हो जाएगा, 1.5 का 2 गुना, यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये डेटा याद होने चाहिए, ये होता है 15.5675%। कितना होता, 15.5675%। ठीक,
इतना ब्याज उसे मिलता चक्रवृद्धि ब्याज, और उसे देना कितना था, सिर्फ 15%। तो उसकी बचत कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 0.5675% की बचत हो गई। यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि 0.5, यहां से लिखता हूं 0.5675% जो है इसका मान जो है इस बचत के यानी 305 रुपए के बराबर है। तो 100% का मान क्या होगा, क्योंकि आपसे धनराशि पूछी गई थी और कोई भी चीज अपने आप में 100% की होती है, आप बोलोगे हाँ सर ये क्या होगा, यही तो मान बताना है हमको। मैंने कहा हाँ यही मान बताना है। तो कोशिश करो जरा इसका आंसर देने की, देखें क्या आंसर आपका मिलना चाहिए, क्या मिलता है, मिलना क्या चाहिए वो एक अलग की बात है, मिलता क्या है ये देखता हूं। चलिए बताइए। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, ये 15.567% होता है, नहीं 15.7625% होता है। एक मिनट रुकना, ये 15 दशमलव कितना होता है, 7625%, 7625% होगा। ठीक, तो जो बचत हुई है वो 0.7625% की है, यानी ये 305, इसका जो मान है वो 0.7625% के बराबर है, और आपको 100% का मान निकालना है। अब सोचिए क्या करके आप मान निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, कितना आपका दिमाग यहाँ काम करेगा कि काम बन जाए। तो मैंने कहा भाई आसानी से निकल आएगा, आसानी से। जिस ऑप्शन का DS 4 मिले वो आंसर। तो 4 हमारे पास एक ही ऑप्शन का DS मिल रहा है। बोले सर ये कैसे, DS से काम, DS से डिजिट सम से, डिजिटल सम से, डिजिटल सम से। भैया इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो ऊपर क्या आता, 305 गुणे 100 आता, नीचे क्या आ जाता, 0.7625। अब दशमलव का DS पर प्रभाव पड़ता नहीं है, तो अगर मैं नीचे वाली संख्या का DS लूंगा तो 7 2 9 खत्म, 6 5 11, इसका DS 2 आएगा। और जब नीचे यानी डिनोमिनेटर का DS 2 आता है तो ऊपर हमें सिर्फ 5 का गुणा करना होता है। ये DS में सिखाते हैं कि क्यों करना होता है। ठीक है, ये आपको वहां जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। तो भाई 5 और 3 8 DS इसका हो गया, एक इसका हो गया और 5 इसका हो गया, तो 8 पंचे 40 आएगा, 40 का DS 4 होगा, और जिसका DS 4 होगा फाइनली वही आंसर होगा। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था ना। नेक्स्ट देखो सवाल, कितना गजब का सवाल था, कितना बढ़िया सवाल था। लोगों को ये लग सकता है कि बड़ी कैलकुलेशन का सवाल है, और अगर है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर आपको ये डेटा ना याद हो कि 5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, या ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं, तो आप ये सवाल वहां स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर निकालने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो ये सारे डेटा आपको कम से कम कुछ तो रटे होने चाहिए, और आना है एग्जाम में, ये भी समझ लीजिए। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर 6 साल में एक राशि में 60% की वृद्धि हुई, इस पर 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल बाद कितना हो। साधारण ब्याज की दर से अगर 6 साल में 60% बढ़ा तो ब्याज की जो दर होगी वो 10% होगी। अब ब्याज की दर अगर 10% है और 3 साल का समय है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप बोलोगे अगर 3 साल का समय है और ब्याज की दर 10% है तो इस पर जो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, सर अभी आप बहुत बार बता चुके हो कि 33.1% होता है। यानी मुझे 10,000 का 33.1% निकालना है, और 10,000 का 33.1% निकालने के बाद अगर मैं उसका मिश्रधन निकालूंगा तो वो 13,100 होगा। यानी कि 10,000 का 133.1% निकालना है। तो आप खुद ही देख लो, 2 जीरो ये खत्म कर दो और एक अंक का दशमलव वहां खत्म कर दो, 13,310 हो जाएगा। 2 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये दिया हुआ है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी, यहां पर ब्याज की दर पूछ रहा है आपसे, ये नहीं पूछा है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन भी हमको दिया है और वो भी दिया है, सब कुछ दिया है। इससे पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी। तो 2 साल में अंतर कितना पड़ा था, 24 का। ऊपर लिखते हो, मूलधन कहाँ लिखते थे, नीचे। कुछ कट पिट रहा है, हाँ कट रहा है। 6 से काट देते हैं 4 बार कट जाएगा, और 6 से काट देते हैं तो ये कट जाएगा 2,500 बार, 2500 बार। और चूंकि ये 2 साल के लिए था तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 2/50 हो जाएगा। अब 2/50 का मतलब 1/25, और 1/25 का मतलब क्या हो जाएगा, 4%।
यानी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होएगा 4%। क्लियर है? ठीक है। एक कारखाने में उत्पादन 2 वर्षों में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया, तो वार्षिक रूप से संयोजित वृद्धि दर क्या है? देखो 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो जाने का मतलब ये 2 साल में अगर हुआ है तो स्क्वायर रूट चाहिए होगा, लेकिन स्क्वायर रूट तो तब निकलेगा जब कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास हो जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। तो हमको यही काम करना है कि 6600 और 7986 इसका ऐसा रेशियो लेना है। तो जैसे इसको हम 6 से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 11 से। इसको भी 6 से डिवाइड कर ले क्या, 6 एकम 6, 6 तीजा 18, 6 तीजा 18, ये हो गया। ठीक है। अब इसको अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, और इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो 121 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं ऐसी आ गई जिसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। इसका 10 हो जाएगा, इसका 11, तो 10 से 11 होने का मतलब 1 यूनिट बढ़ा 10 पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 10% हो गई। सिंपल क्वेश्चन था। सवाल नंबर नेक्स्ट। 25,000 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे के लिए 5% और तीसरे के लिए 6% हो, इस पर इंटरेस्ट निकालना है कि इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना। अगर मैं ये बोलूं कि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% है, यानी 1/25 है, तो 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए 5% है, तो दूसरे वर्ष के लिए 5% यानी कि 20 से 21 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष के लिए 6% है, यानी कि 3/50 है, तो 50 से कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से चीजों को समझकर चलना, बात समझकर। हमारे पास हमारा मूलधन ये दिया है, हमें हमारा मिश्रधन निकालना है। तो मैं एक चीज देखता हूं क्या, कि अगर मैं ये हमारा जो मूलधन का रेशियो आ रहा है, अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो 1000 गुणे 25, 25,000 ही होगा, यानी इसका गुणनफल इसके बराबर ही होगा। अब जो मिश्रधन आएगा वो कहां से आएगा, मिश्रधन जो आएगा मेरे प्यारे दोस्त, वो इनका गुणा करके आएगा। जब इसका गुणा किया था मैंने, तो इसका जो मूलधन आया था उसकी इकाई में था 0, और जब ये मिश्रधन का हम गुणा करेंगे तो इसकी इकाई में आएगा 6 तीजा 18 के 8। और भैया अगर मैं मिश्रधन से मूलधन को घटाऊंगा तभी तो अपना आंसर मिलेगा। आप बोलोगे हाँ तभी मिलेगा, तभी मिलेगा ना। तो इकाई में 8 मिलेगा। अब आप बोलोगे सर फंस गए आप, सब में इकाई में 8 है। मैंने कहा भाई फंसने वाला काम नहीं है अपने पास। अगर यूनिट डिजिट काम नहीं कर रही है तो मैं डिजिट सम का इस्तेमाल करूंगा कि भाई इसका डिजिट सम अपने पास 7 आएगा। 25,000 का डिजिट सम 7 हो गया। इसका डिजिट सम निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर तो 6 2 8 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 8 64, 64 का डिजिट सम हो गया अपने पास कितना, 1, और 1 गुणे 3 3, यानी इसका डिजिट सम आ जाएगा अपने पास 3। तो 7 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो जो भी आंसर होगा उस आंसर का डिजिट सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम 4 है, देखते हैं। 8 3 11, 11 5 16, 16 का डिजिट सम 7 होता है, ये आंसर नहीं है। 9 ये खत्म हो गया। 8 3 11, 11 और 3 14, 14 का डिजिट सम 5 है, ये आंसर नहीं है। 6 3 9 हो गया, इसका डिजिट सम 8 है, ये आंसर नहीं है। 9 से 9 खत्म, 8 3 11 और 4 15, 15 का डिजिट सम 6 हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। चारों आंसर नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आहा 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 7 7 दूनी 14, 5 5 सत्ते 35, 8 होगा इसका डिजिट सम। और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। देखा, यही मैं कह रहा था। इन सब का अगर गुणा करें तो इसका डिजिट सम 7 हुआ, इसका डिजिट सम 2 हुआ और इसका डिजिट सम 5 हुआ, और इनका अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 7 दूनी 14 पंचे 70, डिजिट सम 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। 6 2 8, 2 1 3, 5 3 8, 8 तीजा 24, 8 8 64, 64 गुणे 3 192, 192 का डिजिट सम हो जाएगा 3। 192 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि ऐसे गुणा करना ना वो थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा, और टफ टास्क इतना हमें लेना नहीं है। ठीक है, 7 में से 3 घटाने पर 4 है,
4 डिजिट सम किसका है देख लेते हैं। 9 से 9 खत्म, 5 3 8 8 16, 16 का डिजिट सम 7 आ रहा है। 9 से ये खत्म, 3 3 6 8 8 और 6 14, 14 का डिजिट सम 5 आ रहा है। 6 3 9 खत्म, इसका डिजिट सम 8 आ रहा है। 9 यहाँ खत्म, 8 3 11 4 15, 15 का डिजिट सम 6 आ रहा है। आ सबके अलग अलग रहे हैं लेकिन 4 किसी का नहीं आ रहा। अब एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है गुणा करने का। और जब ये गुणा करना रह जाएगा तो हमारे पास हमारा आंसर आएगा, देखो जरा, अब गुणा भी करना ही रह जाएगा। 26 गुणे 21 गुणे 53। तो जब 26 गुणे 21 गुणे 53 हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जानते हैं क्या आएगी, 26 21 53। इकाई में 6 तीजा 18, 8 एकम 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 एकम 8 होना चाहिए। तो हाँ, गुणा करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। गुणा करके तो आंसर आ ही जाएगा और कोई रास्ता नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है तो 26 गुणे 21 गुणे 53, कोई और रास्ता नहीं बन रहा है तो, है ना। 26 एकम 26 6 2 हो जाएगा, 26 दूनी 52 और 2 54 हो गया। 53 और 53 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 3, लिख सकते हैं 50 प्लस 3। अब जब इसका गुणा करेंगे ना तो हमारे पास जानते हैं कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 25 3 28, 5 पचम 25 और 3 28,938 आएगा। यानी ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा 28,938। और मूलधन कितना था? 25,000। तो 28,938 में 25,000 घटाएंगे तो 3,938, 3,938 ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मतलब इसमें फिर आपको गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारे इसके ऑप्शन तलाश लिए कि अगर हम बिना गुणा किए सवाल का उत्तर ला पा रहे थे क्या। तो जवाब मिला कि सर बिना गुणा किए तो आंसर नहीं आ रहा था। अब अगले सवाल पर आएंगे। कह रहा है सवाल कि 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज हमको ज्ञात करना है। अर्धवार्षिक ज्ञात करना है तो ब्याज की दर आधी हो गई 5% और समय 2 गुना हो गया 3 वर्ष। अब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से 3 वर्षों का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 15.7625% मिलता है। ये डाटा याद रखो। तो आपको अब 8,000 का इतना परसेंट निकालना है। तो भैया 8,000 का अगर हम 15.7625% निकालेंगे तो 15% निकालने पर 1200 तो सीधा हो गया, 1200 सीधा हो गया, करेक्ट। अब मैं ये मान लेता हूं कि अगर ये सिर्फ 0.75 होता तो 1% का 3/4 और देखते हैं। इसका 1% 80, 80 का 3/4 60 हो, यानी कि 1260 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए आंसर। अब 1260 से ये तो खत्म, ये तो खत्म, ये भी है, ये भी है, थोड़ा सा ऊपर। मतलब बिना कॉम्प्लिकेशन के सवाल ये नहीं होगा, आपको पूरा पूरा काम करना ही पड़ेगा, पूरा पूरा काम करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो अगर मैं इस 0.7625% को ऐसे देखूं कि ये हो जाए हमारे पास 7.7725 हो जाए और इसके बाद मैं यहां पर लिख दूं 0.0125, क्या लिख दूं? 0.0125। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा भैया। अगर 0.125 होता है, सिर्फ 0.125 होता है तो ये 1/8 के बराबर होता है। और 0.0125 होगा तो ये 0.0125 होगा ना, तो ये 1/80 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1/80। तो 8,000 का 1% 80 होगा और 80 का हमें अगर 0.0125% और निकालना रहेगा तो हमारा उत्तर आएगा, है ना। तो बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो इससे बेस्ट सवाल नहीं है कोई, इससे बेस्ट सवाल है ही नहीं कोई। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 80 का 1/80 एक और आना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा 1261। क्या होना चाहिए? 1261। 1261 कहीं दिया नहीं था क्या? अच्छा,
1261 कहीं नहीं दिया है। अच्छा जी, तो नहीं दिया है तो तुम एक ऑप्शन बढ़ा लो फिर, 1261, यही इसका सही जवाब होगा, 1261। ठीक है, हो सकता है ये मिसप्रिंट हो गया हो, आप लोग एक बार देखना, 1251 की जगह 1261 होना चाहिए, तो टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई हो, लेकिन सही जवाब इसका 1261 ही होगा, ये मैं 100% उम्मीद के साथ पूरा कह रहा हूं। अगला सवाल, 100 रुपए 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया था। यदि उसी अवधि के लिए ब्याज की दर को 20% तक बढ़ा दिया गया हो तो निवेशक को और कितने रुपए ब्याज में मिलेंगे? अच्छा, अगर ये सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि 100 रुपए को 10% की दर से कितने वर्षों के लिए, 2 साल के लिए निवेश किया जाए, तो 10% का 2 साल का जो ब्याज होगा वो 21% होगा, और 100 का 21%, 21 रुपए ब्याज होता है। आप बोलोगे हाँ। अब अगर ब्याज की दर को 20% कर दिया जाए, 20% भैया, और 20% की दर से अगर आपको 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो 20% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 44%। तो 100 का 44% फिर कितना होता है? 44% 100 का कितना होता है? 44 होता है। 21% 21 होता है, 44% 44 होता है। 21 से 44 होने का मतलब कितना बढ़ाया गया होता? तो आप बोलोगे 23 रुपए बढ़ाए गए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। अब बताओ, इससे ज्यादा सरल कुछ हो सकता है क्या? देखने में सवाल की लैंग्वेज कैसी लगी? बहुत ही विभत्स लगा कि अरे यार कुछ नया पूछ दिया गया, कुछ ऐसा पूछ दिया गया जो शायद ना आता हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। समझे भैया? ए ने बैंक ए में 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 8,000 रुपए जमा किए। बी ने 6,000 रुपए प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए। 3 वर्षों के बाद उनके ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? 8,000 का 8% जो है वो 64 रुपए होगा 1 साल। 3 साल में कितना होगा? 64 गुणे 3 192। 64 गुणे 3 192। और अगर मैं 6,000 रुपए का प्रतिवर्ष 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं 3 वर्षों का, तो ये 33.1% होगा। लेकिन ये 33.1% किसका होगा? 6,000 का होगा। तो 6,000 का 33.1% निकालने का मतलब क्या हो जाएगा कि 1% से 2 जीरो ये खत्म, दशमलव से ये खत्म, है ना? दशमलव से ये खत्म हो जाएगा। 60। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 तीजा 18 के 8, 6 तीजा 18 और 1 19, 1986 होता है। ये तो फिर ज्यादा हो गया होता ना। 6,000 का 33.1%। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। बी ने 6,000 रुपए प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। 3 3 1 3 3 1 60 6 1 180 18 और 1 199 आ जाता। कितना आ जाता? 199। 10%, फिर 10 का 10%, फिर इसका भी 10%, इसका 10% होता 0.6, सॉरी, तो 198.6 होता। कितना होता? 198.6। कुछ तो मामला गड़बड़ लग रहा है यार, है? एक बार और देखता हूं भाई। 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 8,000 रुपए जमा किए और 3 वर्षों बाद उनके ब्याज के बीच का अंतर बताना। ये साधारण ब्याज पर जमा किए थे, तो 8% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 24%। और अगर हम इसका 24% निकालेंगे तो 24 अट्ठे 192, 1920 होगा। और अगर हम 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो 33.1% होगा। अच्छा, ये 1920 आएगा। ठीक है, 6 कम 6, 6 तीजा 18, 6 तीजा 18 अगर 19, ये 1986 आएगा। तो दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा, 1920 और 1986 के बीच का अंतर होगा 66 रुपए का, और ये उनके ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर पड़ेगा।
66 रुपए। क्लियर है। तो कभी कदार ऐसे छोटे सवालों में भी आपको समय देना पड़ सकता है, तो आप अपनी कैलकुलेशन की स्पीड और अपने मस्तिष्क को थोड़ा फोकस रखिएगा। देखिए यहाँ पे पढ़ाते समय कई बार क्या हो जाता है कि दिमाग सोच कुछ और रहा होता है, लिख कुछ और रहा होता है। तो एग्जाम में कितना प्रेशर होता होगा सोचो, जब यहाँ पढ़ाने में इतना प्रेशर होता है कि हमें आपको पढ़ाना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, इसमें इतना प्रेशर है कि हम सोच कुछ और दे रहे हैं, लिख कुछ और दे रहे हैं। एग्जाम में प्रेशर की इंतहा समझते हो, तो वहां पर कितना फोकस होना पड़ेगा ये आप खुद ही अंदाजा लगाइए। 2 वर्षों में 16,000 रुपए की राशि पर समान ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1,000 रुपए था। प्रतिवर्ष ब्याज की दर का प्रतिशत क्या होगा? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 2 वर्ष की बात थी, समान ब्याज दर पे बात थी, अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है 16,000 रुपए पर। तो 1,000 बटे 16,000। अब इसको तो पहले हमें रेशियो में लेना होगा, फिर चूंकि ये 2 साल के लिए था तो हमें इसको क्या करना होगा, वर्गमूल लेना होगा। तो 0 से 0 काट लीजिए। अब 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और 1600 का वर्गमूल हो जाएगा 40 और 10 बटे 40 का मतलब 1/4 हुआ, तो ब्याज की दर 25% हो गई। अगला सवाल, 2 साल में 6400 रुपए और 4 साल में 8100 रुपए हो गए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? तो भैया 2 साल में 6400 रुपए और 4 साल में 8100 रुपए। तो देखो समय का अंतर कितने का पड़ा? 2 वर्ष का। यहां पर 6400 रुपए हुआ और यहाँ पर 8100 रुपए हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब वर्गमूल ले लो तो 8 से 9 का हो जाएगा। यानी हर 2 साल में राशि जो है वो 8 से, 1 साल में 8 से 9 के रेशियो में बदलेगी, तो 2 साल में 64 से 81 के रेशियो में बदलेगी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अगर 1 साल में कोई धनराशि 8 से 9 का रेशियो ले रही है तो 1/8 का ब्याज दे रही होगी, और 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5% का ब्याज दे रही होगी। क्या है कैलकुलेशन में, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, है कुछ नहीं, समझ का सारा खेल है, जितनी तेज आप समझ पाओ। किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, यदि पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपए और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 हो गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मतलब कोई धनराशि थी, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई, जब 1 साल का समय लगा, 1 साल के समय में मूलधन और प्लस ब्याज तो 500 रुपए के साथ, और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर मूलधन प्लस ब्याज 550 रुपए। तो ब्याज की दर अब कोई भी बच्चा देख के बता सकता था सर 10% ही होगी। भाई पहले साल अगर आप 500 रुपए का ब्याज दे रहे हैं और दूसरे साल अगर आप 550 रुपए का ब्याज दे रहे हैं, जिसे आप 500 + 50 भी तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 500 + 50 नहीं लिख सकते हो क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे ही भैया तुम इसको 500 + 50 लिख दोगे तो आप ये देखोगे कि ये 500 तो ये पहले वाले साल का मिला, इस पर भी तो हमें 50 एक्स्ट्रा मिला, तो ये 50 जो है तो 500 का कितने परसेंट बनता है? तो आप बोलोगे 1/10, और 1/10 का परसेंट वैल्यू क्या होती है? 10 ही % तो होती है। अगला सवाल, ठीक है। मूल राशि क्या है जो दूसरे वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 154 रुपए ब्याज अर्जित करती है? देखो पहले साल तो 10% दिया होगा, दूसरे साल 10% की दर से जो ब्याज रहा होगा वो 11 होगा। जैसे पहले साल 10% ब्याज मिला तो दूसरे साल 10 तो मिला ही, 10 का 10% एक और मिला, यानी टोटल 11% ब्याज मिला। और ये 11% किसके बराबर बोल रहा है? 154 के बराबर बोल रहा है। कितने का गुणा हुआ? 14 का, यानी 1 यूनिट का मान हो गया 14, तो 100 यूनिट का मान क्या होगा? 1400, यानी वो मूलधन क्या बनेगा? 1400 रुपए बनेगा। सवाल नंबर 114। अच्छा सवाल नंबर 114 भी है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो मूलधन की राशि क्या बनी? 1400, ठीक है। अगला सवाल देख लो फिर इसी बात पर। 64,000 रुपए 25% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लेता है। कौन? रामू।
हर साल के अंत में वह चुकौती के हिस्से के रूप में 3200 का भुगतान करता है, यानी जो चुकाना है उसे वो हर साल के अंत में 3200 रुपए वो चुकाने की बात करता है। 3 किस्तों के बाद उस पर बकाया राशि कितनी, ये सवाल मैं करा चुका हूं टेस्ट सीरीज में और उसमें आंसर आया था 1,12,800। डीएस से ये सवाल लग गया था। कहने का मतलब समझो, अगर उसे 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देना है तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी हर साल उसका जो मूलधन 4 होगा वो 5 के मिश्रधन में बदल जाएगा हर साल ऐसा। और वो रुपए लिया है 64,000 रुपए। अब 64,000 रुपए एक साल के अंत में खुद का 5/4 हो जाएगा, बोलोगे हाँ। इसमें उसने पहली किस्त दी 3200 रुपए की, बोले ठीक है सर ये पहली किस्त हो गई। अब इसके बाद यहां से घटाने के बाद जो राशि बची होगी वो फिर एक साल के लिए लगी होगी, तो फिर ये अपने आप का 5/4 हो जाएगी। और फिर इसमें से आखिरी में दूसरे साल के अंत में 3200 रुपए चुकाया जाएगा। आप बोलोगे हाँ चुकाया जाएगा, बोले ठीक है सर। अब इस यहां के बाद जो राशि बनी तीसरे साल के अंत तक वो खुद का फिर से 5/4 हो गई और इसमें फिर 3200 रुपए चुकाया जाएगा। और ऐसा 3 बार करने के बाद अब जो उसको राशि चुकानी पड़ेगी वो कितनी होगी, तो मतलब जब ये सॉल्व होगा तब जाके आंसर आएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए ही मैंने बताया था डीएस इस्तेमाल कर लो, काम खत्म हो जाएगा। कैसे? 64,000 का डीएस हो गया 1। किसी संख्या में अगर नीचे 4 लिखा होता है तो ऊपर हम 7 का गुणा करके डीएस निकालते हैं, तो 5 में कितने का गुणा होगा 7 का। 7 पंजे 35, 35 का डीएस हो गया 8 माइनस 3 2 5 इसका डीएस हो गया। 8 में से 5 घट गए 3 बचा, यानी यहां तक का डीएस हमारे पास आ गया 3। 3 गुणे फिर 5/4। अब नीचे फिर 4 है तो फिर ऊपर 5 का गुणा होगा, 7 का गुणा होगा सॉरी। 7 पंजे 35, 8 हो गया, 8 तीजा 24 यानी कि 6 मिलेगा। 6 में से 5 घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 गुणे फिर 5/4 होगा तो फिर ऊपर 7 का गुणा होगा। 7 पंजे 35, 35 का डीएस 8 हो जाएगा। 8 में से 5 फिर चला जाएगा 8 भाई 7 पंजे 35, 35 का डीएस क्या बनेगा 8। 8 में से 3 2 5 डीएस फिर चला जाएगा, यानी जो उत्तर आएगा उसका डीएस 3 होना चाहिए था। अब ये दोनों राशियां तो बहुत छोटी थी, ये तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता था। बचा ये दोनों, इन दोनों में जिसका डीएस 3 दिखाई दे वो आंसर। डीएस समझ गया ना? संख्याओं को तब तक जोड़ना होता है जब तक कि उसके सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जिसको भी क्लास देखनी है डीएस की वो देख सकता है, मैं आपको बता देता हूं। क्लास डीएस की भी आपको मिलेगी। यहाँ पर वीडियोस वाले सेक्शन में आ जाओगे, नीचे जाना, जाते जाना, जाते जाना, बता देता हूं। इधर आओ, वीडियोस वाले सेक्शन में आना, नीचे जाते जाना, जाते जाना, जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। ये डीएस की क्लास है, डिजिट सम 1 घंटे 54 मिनट 23 सेकंड की क्लास है, आज से 2 महीने पहले की। मजा आ जाएगी। ठीक, अगला सवाल। एक आदमी 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान करने के लिए 2,460 रुपए उधार लेता है। 2 वर्ष के अंत तक समान किस्तों में प्रत्येक किस्त कितनी होगी, यानी उधार कितना लिया 2,460 रुपए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 2 किस्तों में उसे चुकाना है और प्रत्येक किस्त पर ब्याज कितना होना चाहिए 5%। तो कह रहा है जो किस्त होगी वो कितने परसेंट, कितने रुपए की होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसे 5% ब्याज देना है किस्त पर तो 5% का मतलब हो जाएगा जो किस्त 20 के रेशियो में उधार ली होगी, जब उसे ब्याज सही चुकाएंगे तो 21 के रेशियो में होगी ना पहले साल में। तो अगर कोई किस्त पहले साल 21 के रेशियो में है तो निश्चित तौर पर अगले वर्ष भी उसका रेशियो कहीं ना कहीं 21 ही आएगा। और अगर वो 21 के रेशियो में है तो भैया 7 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 3 से कटने वाली संख्याएं जरा देखो, ये है 3 से कटने वाली संख्या, ये नहीं है। 7 7 14 15, ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। एक ऑप्शन तो गया कि हमारे पास ये 3 से नहीं कट सकता था। अब बाकी 7 से चेक कर लेते हैं।
तो 7 एकम 7, 5 बचेगा 57, 7 अट्ठे 56, 1 बचेगा 15, 7 से नहीं कट रहा है। 7 एकम 7, 6 बचा 67, 7 9 63, 4 बचा 47, नहीं कट रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1323। ये किस्त होगी। अब बताओ, अगर तुमको इस सवाल में मतलब इस क्या नाम है, ये चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में जो कि किस्त वाले होते हैं, इसमें अगर आप बहुत एक्स्ट्रा कुछ लिखते हो तो है क्या जरूरत। अब देखो कई बार बच्चों को ये लगेगा, अब अगर सर कोई भी ऑप्शन मान लीजिए चारों ऑप्शन 21 से कटने वाले होते तो, ऐसा भी सोच सकते हो। तो ये किस्त देनी थी 2 वर्ष के अंत में, तो पहली किस्त अगर 20 से 21 है, दूसरी किस्त इसका स्क्वायर हो जाएगी, यानी 400 से 441 हो जाएगी। अब 441 क्या है भैया, 21 गुणे 21 है, यानी कि जो ऑप्शन 2 बार 21 से कट जाता वो आंसर होता। और ऐसा मैं 100% श्योर होके बोलूंगा कि एक ही ऑप्शन होता, 2 नहीं हो सकते। ये 1323 है ना, ये 441 का 3 गुना लिखा है। कितने गुना है, 3 गुना। तो ऐसा फिर एक ही ऑप्शन होता। अगर आप चेक करते तो चेक भी कर लेना, कभी भी किसी भी सवाल में चेक कर लेना, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, 20,609 रुपए को ए और बी में इस प्रकार से विभाजित किया गया कि 7 वर्षों के बाद दे ए की राशि और 9 वर्षों के बाद बी की राशि जो है, राशि मतलब अमाउंट बराबर हो, तो ब्याज दर 3% वार्षिक के हिसाब से किया जा रहा है। तो क्या होगा। अब आप इस सवाल को देखो कैसे करते हैं। अब ये सवाल आप लोग पहले इस वीडियो को ये रोकना, खुद से करके देखने की कोशिश करना कि भैया क्या चल रहा है अपना। मैं आपको बताता हूं, 3% का मतलब होता है 3/100, 3/100। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज 100 की थी वो 103 की हो गई। अब जो दोनों के समय का अंतर है ऐसे सवालों में, जैसे 7 और 9 का जो अंतर है वो है 2, तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो 10,000 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 106,09, ये हो जाएगा। और मेरे भैया अगर तुम दोनों को जोड़ोगे ना, तो ये दोनों को जोड़ने पर इसी के बराबर आ जाओगे, यानी पहला जो हिस्सा होगा वो 10,000 का होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो 10,609 रुपए का होगा, आपसे जो पूछा गया था। अब लिखना उल्टा होता है, लेकिन पहला हिस्सा 10,609 का, दूसरा हिस्सा 10,000 का, लिखोगे उल्टा। ठीक, एक हिस्सा 10,000 का, एक हिस्सा 10,609 का। अब इसमें पूछा गया था कि ए और बी जो हिस्से थे वो क्या क्या थे, एक 10,609 और दूसरा 10,000, तो ये हमारा ऐसे ही आ गया था टन से। सिर्फ किसको चेक किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब ये सवाल जहां से भी आपने पढ़ा हो, मुझे नहीं पता है, जब आप इस वीडियो को देखोगे, कभी जो भी देखे, आपने इस सवाल को कहां से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, मुझे नहीं पता, आप कैसे करते हो आई डोंट नो। अब आप इस फॉर्मेट का कोई भी सवाल उठाना, चाहे वो एग्जाम में आया हो, चाहे मॉक टेस्ट में आया हो, या किसी ने पूछा हो, ऐसा कोई भी, और उसको जो तरीका मैंने बताया है इससे करके देखना, देखना कितनी तेजी में ऐसे ही आंसर मिलेगा, मजा आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। कम से कम वर्षों की संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज के निवेश पर निवेश की गई राशि उसके 2 गुने से अधिक हो जाएगी। ये सवाल आज के आपका होमवर्क का सवाल है, क्योंकि ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स खाली ना छूटे, इसलिए क्योंकि आपका प्यार और स्नेह मुझे वहां पर दिखे कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसका कितना रिजल्ट आप मुझे दोगे, या कितनी प्रभावी ढंग से वो चीज मैं आपको सिखा पाया। क्लास कैसी लगी जरूर बता देना, आपने कैसे पढ़ा था ये भी, अगर आपके पास समय हो, रील देखने के अलावा अगर कुछ बच जाए समय उसमें बता देना, ठीक है। और 149 वाले कोर्स में अभी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप जिससे पढ़ रहे हो अभी उससे पढ़ते रहो, ये आपके लिए लाइफ टाइम है, तो हमेशा के लिए आपके बना रहेगा, और 149 रुपए की राशि आपको घलेगी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी इसके दाम को मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। लेकिन कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी कोर्स का दाम इतना नहीं होगा किसी बच्चे को अफोर्ड ना किया जा सके, ये कहूंगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।